आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो 10वें सुल्तान आते हैं जी, वो हैं जी सुल्तान सुलेमान ख़ान। ठीक है जी, सुल्तान सुलेमान ख़ान अव्वल या फर्स्ट। अब सुल्तान सुलेमान ख़ान का जो एरा था वो 1520 से लेके 1566 तक का एरा था, ये दौर था। यानी 1520 में जो है वो सुल्तान सुलेमान ख़ान जो है वो तख्त नशीन होते हैं और उस टाइम पे उनकी एज थी 26 साल की, जिस टाइम पे सुल्तान सुलेमान ख़ान तख्त नशीन होते हैं। अब इससे पहले जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर जो फोकस था वो मज़हब के ऊपर था और मज़हब के हिसाब से ही जो है यानी शरीयत की पाबंदी होती थी सुल्तानों की तरफ से, और शरीयत की पाबंदी करते हुए जो है वो हुकूमत करते थे। लेकिन अब आहिस्ता 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 क्या हो रहा है उस्मानी सल्तनत के अंदर कि वो मज़हब का जो अमल दखल था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा था, बल्कि अब लिबरलिज़म आ रहा था और आज़ादी जो है वो अपनी जड़ें पकड़ रही थी, ख़ास करके महल के अंदर, शाही महल के अंदर। और अब वो जो एक कल्चर था वहाँ पे यूरोप का, जिसमें शराब और शबाब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, यानी कि शराब और लड़की जो है सबसे इंपॉर्टेंट समझी जाती थी। तो अब यहाँ पे भी इस उस्मानी सल्तनत के अंदर भी ये चीज़ें इंटर हो चुकी थी और यहाँ पे अब जो सुल्तान आते थे वो भी शराब और शबाब के दीवाने थे और इन्हीं में ही वो अपना ज़्यादा वक्त गुजारा करते थे और ये एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल थी। और सुल्तान सुलेमान ख़ान आप मान सकते हैं कि वो आखिरी हुक्मरान थे जो 50-50 हम इसमें काउंट कर सकते हैं, यानी कि वो जहाँ शराब और शबाब को प्रेफर करते थे वहीं पे उन्होंने कुछ फतूहात भी की। इसलिए जो है ये इसके बाद का जो एरा स्टार्ट होगा वो हम देखेंगे कि वो मुसलसल फिर बुराई की तरफ ही जाएगा। इसके अलावा सुल्तान सुलेमान ख़ान जो है इनको द सुलेमान मैग्निफिसेंट कहा जाता है। उसकी वजह क्या है कि जो इनका जो दौर रहा 1520 से लेके 1566 तक का, ये गोल्डन टाइम रहा ओटोमान एम्पायर का। यानी जो ओटोमान एम्पायर है वो मुकम्मल अपनी पीक पे थी और इससे ज़्यादा पीक पे से आगे नहीं जा सकी और एक गोल्डन टाइम था, एक सुकून का था और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जो थी वो इस टाइम के दौरान हुई, ये जो 1520 से 1566 तक का एरा था। इसी वजह से ये जो उस्मानी सुल्तान है इनको बहुत ही ज़्यादा इज्जत और कदर की निगाह से देखा जाता है दुनिया के अंदर। ठीक है, तो 26 साल की उम्र में जो है इन्होंने हुकूमत संभाली। उसके बाद इनिशियल रिवॉल्ट्स का सामना करना पड़ा, जैसे हर बादशाह को, हर सुल्तान को करना पड़ता है, वैसे इन्हें भी रिवॉल्ट्स का सामना करना पड़ा। उसमें एक रिवॉल्ट जो था वो इजिप्ट के अंदर था, क्योंकि अब इजिप्ट जो है हमने देखा था कि सुल्तान सलीम के ज़माने में अब वो जब उस्मानियों का हिस्सा बन चुका तो वहाँ पर एक नया सुल्तान बना। ठीक है, एक नया सुल्तान जब बना तो उस नए सुल्तान ने कोशिश की कि मैं दोबारा से यहाँ पर आज़ाद हुक्मरान बन जाऊँ, क्योंकि यहाँ से जो है वो एड्रेनोपोल तो बहुत दूर है। ठीक है, यहाँ पर यानी हुकूमत है एक साइड पर, दूसरी साइड पर यहाँ पे हुकूमत है, तो यहाँ से यहाँ का एक बहुत लंबा सफ़र है। ठीक है, और अगर ज़मीन से आए तो और ही लंबा है। इस वजह से उसने कहा कि आज़ाद हो जाऊँ, तो सबसे पहले उस रिवॉल्ट को जो है उसका सामना करना पड़ा और उसे वहाँ पे ख़ात्मा किया उसका। उसके बाद शिया रिवॉल्ट का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब इससे पहले इस्माइल सफ़ी के साथ जो जंगें हो चुकी थी तो वो शिया रिवॉल्ट का सामना करना पड़ा। उस शिया रिवॉल्ट के नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि वो जो शिया के लिए मुक़द्दस मकामात थे, ख़ास करके उस पर हम बात करते हैं अगर जी इराक़ की, और इराक़ के अंदर जो है वो नजफ़ की बात करते हैं, करबला की बात करते हैं, तो ये इलाके दोबारा से इस्माइल सफ़ी ने जो है वो हासिल कर लिए थे और ये इलाके दोबारा से जो है वो ईरान के अंडर चले गए थे। ये एक नुकसान हुआ था शिया रिवॉल्ट के नतीजे के तौर पर। उसके बाद क्या हुआ जी, सुल्तान सुलेमान ने जो वॉर की जो फर्स्ट प्रिपरेशन की, जो फर्स्ट एक प्रॉपर वॉर हुई, वो वॉर ऑफ रोड्स का जो आइलैंड था, ठीक है, रोड्स जिसको कहा जाता है। ये रोड्स आप यहाँ मैप के अंदर देखिए तो ये छोटा सा यहाँ पे एक आइलैंड है, इसको रोड्स कहा जाता है। तो ये रोड्स का जो आइलैंड था इसको फतह करना था, इसके लिए जो है वो जंग की तैयारियाँ की गई। ठीक है, और इसको जो है उसके बाद सुल्तान सुलेमान के ज़माने में फ़तह कर लिया गया। ये सुल्तान सुलेमान की जो है वो पहली एक फ़तह थी। उसके बाद बात करते हैं तो उस टाइम पे टाइम क्या बना हुआ था कि यूरोप के साथ जो है मामलात कैसे थे। तो यूरोप में जो है उस टाइम पे वॉर छिड़ी हुई थी। पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि यूरोप उस टाइम पे जो है वो अपने पीक पे था, अपने रेनेसेंस की पीक पे, जो 1300 से स्टार्ट हुआ और तकरीबन 1600 तक रहा। ये जो रीबर्थ का ज़माना था जिसमें यूरोप जो है अपने आप को दोबारा से बिल्ड कर रहा था और ख़ास करके साइंटिफिक जो प्रोग्रेस थी वो बहुत ज़्यादा इस दौरान हो रही थी और उलूम जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो फैल रहे थे। तो ऐसे में जो है यूरोप के अंदर खुद जो है वो छोटी छोटी स्टेट्स की आपस में वॉर लगी हुई थी, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जिसका नुकसान ये है कि वो अब अलायंस नहीं बना सकते थे और अलायंस बना के तुर्कों को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पर वॉर थी। अब ये डिटेल से हम जब ब्रिटिश हिस्ट्री जो है उसको डिस्कस करेंगे और यूरोपियन हिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें आइडिया होगा कि किस तरह की वॉर्स रही हैं। इसलिए यहाँ
पे इनको डिटेल से डिस्कस नहीं करते, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि यूरोप के अंदर एक अनार्की थी, ठीक है। अनार्की का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट होते हुए भी गवर्नमेंट ना हो, लोग जो हैं वो रिवॉल्ट के लिए, रेवोल्यूशंस के लिए खड़े हो जाएं, इस तरह के हालात यूरोप के अंदर बने हुए थे, जो कि एक अच्छा चांस था सुल्तान सुलेमान के लिए यूरोप को मजीद आगे फतह करने के लिए और ओटोमान एम्पायर को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। तो मॉडर्नाइजेशन जो थी उसका दौर स्टार्ट था इस टाइम पे, और खास करके लिबरलिज्म का दौर स्टार्ट था, क्योंकि जब से प्रोटेस्टेंट फिरका अब सामने आया था, ठीक है, तो चर्च जो है वो दो हिस्सों के अंदर अब तकसीम हो चुका था। एक साइड पे जो है वो रोमन कैथोलिक चर्च था, दूसरी साइड पे प्रोटेस्टेंट्स थे, ठीक है। तो अब रोमन कैथोलिक जो था वो तो ऑर्थोडॉक्स था, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट्स थे उन्होंने उसके अंदर रिफॉर्म्स कर दी, चर्च के अंदर रिफॉर्म्स की और रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया, तो जिससे एक नए एरा का आगाज हुआ यूरोप के अंदर, और यूरोप दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो गया, ठीक है। तो उनके जो व्यूज़ थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना स्टार्ट हो गए। अब सुल्तान की जो वॉर थी वो वॉर हुई जी हंगरी के साथ, क्योंकि एक अच्छा मौका था, हंगरी तक तो ऑलरेडी जो है वो बॉर्डर्स, तो यहाँ मैप के अंदर देखिए तो यहाँ बॉर्डर तक तो जा चुके थे, ऑलरेडी फतूहात हो चुकी थी, ठीक है। अब ये जो हंगरी का एरिया था, ये हंगरी का एरिया फतह करना था, क्योंकि हंगरी ने इससे पहले भी बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे और अब भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो इसलिए यहाँ पे फिर एक बैटल हुई, बैटल ऑफ मोहाकस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थी तारीख के अंदर, और खास करके यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है कि बैटल ऑफ मोहाकस जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें जो है वो हंगरी जो है उसको बहुत शदीद किस्म का जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा, और इस तरह से हंगरी जो है वो भी ओटोमान एम्पायर के अंडर आ गया। तो हंगरी पहली बार जो है ओटोमान एम्पायर के अंडर आया, वो भी सुल्तान सुलेमान के ज़माने में। इसका मतलब जो ओटोमान एम्पायर थी वो मज़ीद एक्सटेंड हो गई, यूरोप की तरफ बढ़ी। अब हंगरी से अगला जो टारगेट था वो था वियना का, ठीक है, वियना या जिसको फीना उस टाइम पे कहा जाता था, ठीक है। तो ये वियना अगला टारगेट था, तो वियना की तरफ बढ़े। अब ये इस बैटल की कामयाबी के बाद सुल्तान सुलेमान के हौसले बढ़ गए, तुर्कों के हौसले मजीद बढ़े। अब उनका मकसद था यूरोप को आगे फतह करना, लेकिन उन्होंने जब 1526 के अंदर जो है वो वियना का मुहासरा किया, लेकिन उसके नतीजे के तौर पर जो है ये जो बैटल ऑफ मोहाकस है ये भी 1526 के अंदर ही हुई, ठीक है। सॉरी 1529 के अंदर जो है ये वियना का जो है ये मुहासरा किया गया, लेकिन वो नाकाम हुए इसमें, और उसमें शदीद किस्म का नुकसान जो है वो तुर्कों को उठाना पड़ा। यानी कि तुर्क यही समझ रहे थे जिस तरह से उन्होंने 1526 में बैटल ऑफ मोहाकस के अंदर कामयाबी हासिल की, तो उसी तरह से जो है इनको कामयाबी यहाँ पे मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ये कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि बाकी जो पावर्स थी वो खास करके इनके सामने आई, ठीक है। उन्हें पता था कि अब अगर वियना को फतह हुआ तो उसके बाद फिर हमारा अगला नंबर आएगा। तो यहाँ पे ये वॉर खत्म हुई और सुल्तान दोबारा से वापस आए अपने दारुस सल्तनत में। तो ये सुल्तान की यूरोप के अंदर जो है वो वॉर्स थी। इसके बाद क्या हुआ जी कि फ्रांस के साथ एक नए दौर का जो है वो आगाज़ हुआ, और ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था ओटोमान एम्पायर के अंदर, यानी उस्मानी खिलाफत के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि इससे पहले दोस्ती के ताल्लुकात ज़रूर थे कुछ जो है वो इलाकों के साथ, जैसे हमने देखा था कैसर के साथ भी कई बार मुआहदे हुए, लेकिन वो मुआहदे एक पॉलिटिकल मुआहदे थे। लेकिन ये जो मुआहदा था ये कुछ और नौइयत का मुआहदा था, जिसमें एक फ्रेंडशिप थी, जो एक दोस्ती थी, जो प्रॉपर, जिसको हम दोस्ती कहते हैं, एक प्रॉपर दोस्ती जो है वो एक बनना स्टार्ट हुई, क्योंकि अब ओटोमान्स भी लिबरल हो चुके थे, मजहब का असर खत्म होता जा रहा था या खत्म हो चुका था। तो उसके नतीजे के तौर पर फ्रांस में जो है वहां पर भी रेवोल्यूशन चल रहा था। तो ऐसे में जो है वहां पर क्या हुआ, फ्रांस की और ओटोमान्स की दोस्ती होगी, गो कि फ्रांस के लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया, जिस वजह से फ्रांस को 2 बार जो है वो टर्म्स तय करके दोबारा वापस भी लेनी पड़ी। लेकिन फिर भी फ्रांस की हुकूमत की सतह पे और ओटोमान्स की सतह पे जो है वो एक दोस्ती का आगाज़ हुआ और एक नए एरा का आगाज़ हुआ। इसका नुकसान भी हुआ और फ़ायदा भी हुआ। अब देखिए फ़ायदा किस तरह से हुआ। फ़ायदा इस तरह से हुआ कि जब यूरोप में अब आप मज़ीद फतूहात नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आप वहाँ ट्रेड करेंगे, तिजारत को प्रमोट करेंगे। उससे क्या होगा, उससे मुसलमानों की जो माशी हालत है या ख़ास करके जो सल्तनत की माशी हालत है वो बेहतर होगी। लेकिन नुकसान ये होगा कि अब उनका इन्फ्लुएंस आपके कामों में बढ़ेगा। जब इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो वो तो साजिशें करेंगे, उसके नतीजे के तौर पे जो है वो उस्मानियों को नुकसान का सामना करना पड़ा। तो ये गोल्डन टाइम था। उसके बाद फ्रांस के साथ ट्रीटी हुई। अब ट्रीटी में टर्म्स क्या क्या शामिल थी, यानी कि जो फ्रांस के साथ जो ट्रीटी हो गई, सुलह हो गई, तो उसमें टर्म्स थी। एक तो ट्रेड इंडिपेंडेंस दी गई कि भाई किसी भी किस्म का जो टैक्स है वो फ्रांस से नहीं लिया जाएगा ओटोमान एम्पायर के अंदर। ये एक जो है यहाँ पे हुआ। इसी तरह से ओटोमान से फ्रांस के अंदर ट्रेड टैक्स नहीं लिया जाएगा, टैक्स फ्री होगा। इक्वालिटी होगी फ्रेंच सिटीजन की ओटोमान एरिया के अंदर। यानी जिस तरह से उस्मानी जो है, उस्मानी लोग जो हैं खिलाफत उस्मानिया के अंदर लोग रहते हैं, वैसे ही अगर
अगर फ्रांस के जो शहरी हैं, फ्रांस के शहरी भी यहाँ पे मौजूद होंगे तो उनको भी बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा, बिल्कुल एक जैसा, ठीक है। ये एक चेंज था। इसके अलावा बहुत सी ट्रेड प्रिविलेजेस और पॉलिटिकल प्रिविलेजेस जो हैं वो दी गई फ्रांस को, और ट्रीटी जो है जैसे मैंने कहा कि 2 बार एंड भी हुई प्रेशर में, लेकिन फिर भी गुड रिलेशंस का एक आगाज़ हो गया, और जो फ़ायदे में भी गया और नुकसान में भी गया कि एक तरफ से तो ओटोमान्स को ज़रूरत थी अपनी ट्रेड को एक्सपेंड करने की, ठीक है, और दूसरी तरफ से फ्रांस जो है उसको भी ज़रूरत थी अपने आप को पावरफुल करने की और एक इत्तेहादी की, तो उसने भी किया। लेकिन उसके नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि जो साशी अनाशिर थे वो भी खुलेआम दाखिल हुए और उन्होंने भी यहाँ पर आके फिर दोबारा से जो है सल्तनत को नुकसान पहुँचाया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी ओटोमान्स इन अफ्रीका की, कि अफ्रीका के अंदर जो है वो क्या हालात चल रहे हैं। इससे पहले अफ्रीका के अंदर जैसे हमने देखा कि मिस्र जो है वो सुल्तान सलीम के ज़माने के अंदर जो है वो फतह हो चुका है, और मिस्र के इर्द गिर्द का इलाका, यहाँ आप अगर मैप के अंदर देखिए तो ये जो मिस्र और यहाँ के इसके इर्द गिर्द का इलाका है ये तो ऑलरेडी सुल्तान सलीम के ज़माने के अंदर फतह हो चुका था। दूसरा यहाँ पर ये जो एरिया है ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर भी सुल्तान सलीम के ज़माने में 1516 के अंदर जो मैं बात कर चुका हूँ कि बरबरोसा ब्रदर्स जो थे उनको यहाँ का गवर्नर बनाया गया, और उरूज बरबरोसा जो था उसको यहाँ का इंचार्ज बनाया गया था। और जब 1518 के अंदर जो है उसका इंतकाल हुआ तो उसके बाद उसके भाई जो है खैरुद्दीन बरबरोसा को यहाँ का इंचार्ज बना दिया गया। तो खैरुद्दीन बरबरोसा को जब यहाँ का इंचार्ज बनाया गया तो ये एरिया भी इन्हीं के अंडर ही था। अब बरबरोसा ब्रदर्स के बारे में बता चुका हूँ कि ये बेसिकली जो स्पेन यहाँ पे पुर्तगाल का एरिया है, पुर्तगाल के एरिया में ये पैदा हुए, और यहाँ का जो समंदर का एरिया है, ये जो जिब्राल्टर से अंदर समंदर दाखिल होता है, यहाँ पे इनकी हुक्मरानी थी, समंदरों के हुक्मरान थे, ठीक है। तो इन्हें पायरेट्स भी कहा जाता है नॉर्मली, और वेस्टर्न इन्हें पायरेट्स कहते हैं कि भाई ये लुटेरे थे और इनका काम लूट मार का था। ये जितने भी जहाज़ आते फ्रांस के बादशाह के या स्पेन के बादशाह के, वो सारे के सारे माल जो है लूट लेते और उनका माल मुसलमानों में अफ्रीका के अंदर जो है वो तकसीम किया जाता। यानी मुसलमानों के तो हीरो थे लेकिन उनके विलन थे, ठीक है। किनके? जो यूरोपियंस थे उनके विलन थे। यूरोपियंस अभी भी जो है वो बरबरोसा ब्रदर्स को, जो आप अगर जब जो भी समंदर की मूवी देखेंगे तो उसके अंदर उन्हीं को ही जो है वो विलन दिखाते हैं और डाकू दिखाते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए वो हीरो थे कि उनको प्रोटेक्ट करते थे। अब बरबरोसा का मतलब क्या है? रेड बियर्ड, यानी कि जो सुर्ख दाढ़ी है, ठीक है, सुर्ख दाढ़ी की वजह से उनको कहा जाता था बरबरोसा ब्रदर्स, ठीक है। तो अब अरूज एक भाई का नाम था और दूसरे का नाम था हिजर, जो कि बाद में खैरुद्दीन के नाम से मशहूर हुआ। और यूरोपियन जितने भी वेसल्स आते, जितने भी शिप्स आते, उनको लूटना और उनका माल मुसलमानों में तकसीम करना, ये इनका सबसे पसंदीदा काम था। इनकी अपनी एक आर्मी मौजूद थी। उसके बाद जब ओटोमान्स ने जो है वो अरूज को हायर किया तो उसके बाद जो है यहाँ पे उनको सपोर्ट मिलना स्टार्ट होगी कोस्टल एरियाज़ के अंदर, तो उससे इन्हें बहुत ज़्यादा पावर मिली। और इस पूरे का पूरा जो साहिली इलाका था अफ्रीका का, ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इससे एक तो रोमन एम्पायर जो है पास पड़ी, उसको एक बहुत थ्रेट पैदा हुआ, और दूसरा यहाँ स्पेन के अंदर जो मुसलमानों के साथ मुजालिम हो रहे थे, तो इन्होंने बरबरोसा ब्रदर्स ने ही जो है स्पेन के अंदर से मुसलमानों को ला के यहाँ अफ्रीका के अंदर बसाया और मुजालिम से बचाया। ये भी इनका बहुत बड़ा कारनामा माना जाता है। अब खैरुद्दीन बरबरोसा जब बना इंचार्ज यहाँ का, तो उसके बाद जो है उसने तरक्की की, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे वॉर्स लड़ी, अपने आप को प्रूफ किया, और करते करते जो है सुल्तान सुलेमान ने उसे जो है वो बहरिया का यानी नेवी का इंचार्ज बना दिया, नेवी का एडमिरल बना दिया गया। तो नेवी का एडमिरल, एक तरफ से आप देख लें कि नेवी का एडमिरल बना, सबसे ऊंचा ओहदा जो है वो मुसलमानों के यहाँ मिला, और दूसरे से सबसे बड़ा डाकू कहा गया खैरुद्दीन बरबरोसा को। बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हुई मेडिटेरेनियन सी के अंदर कि अगले 100 साल तक जो है वो यहाँ पे किसी भी बाहर की शिप को यहाँ नहीं आने दिया गया। ये इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। और ख़ास करके जो ओटोमान्स थे उनको समंदर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और बहुत ज़्यादा पावर भी उन्हें हासिल हुई। और सबसे जो फेमस बैटल मानी जाती है खैरुद्दीन बरबरोसा की, ठीक है, वो बैटल है जी 1538 के अंदर परवेज़ा की, जो ग्रीस के मकाम के समंदर के अंदर जो है वो लड़ी गई थी। और ये जो है ये क्यों इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि एक साइड पर सारे की सारी अलाइड फोर्सेस थी और दूसरी साइड पे बरबरोसा, जो खैरुद्दीन बरबरोसा था, वो अकेला था। इसने अकेले ने जो है वो 300 कश्तियों को जो है वो तबाह किया वहां पे। इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। ये देखिए यहाँ पे इस बैटल का जिक्र है 28 सितंबर 1538 बैटल ऑफ परवेज़ा, ठीक है। ये 1538 के अंदर 28 सितंबर को ये बैटल हुई, जिसमें जो है ये तकरीबन 3 साल तक ऑलमोस्ट चली। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये था कि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो यूरोपियन अलाइज फोर्सेस को उठाना पड़ा समंदर के अंदर। समंदर के अंदर मुसलमानों की सबसे बड़ी फतह थी ये। इससे पहले इतनी बड़ी फतह समंदर के अंदर मुसलमानों को नसीब नहीं हुई थी। खैरुद्दीन बरबरोसा की सबसे बड़ी फतह थी और सबसे बड़ी शिकस्त थी समंदर के अंदर यूरोपियंस की, क्योंकि इससे पहले खुशकी पे तो शिकस्त का वो सामना करते रहे, लेकिन समंदर के अंदर ये उनकी पहली जो है वो प्रॉपर शिकस्त थी। तो इस तरह से ये जो समंदर का एरिया है, इसके बैटल के बाद, इसकी
इंपॉर्टेंस क्यों थी? इसलिए क्योंकि इस बैटल के बाद जो है ये जो मेडिटेरेनियन सी यहाँ का एरिया है, ठीक है, इस एरिया के ऊपर भी जो है वो बारबरोसा ब्रदर्स का या ओटोमान का जो है वो रूल स्टार्ट हो गया कि यहाँ पे अब इनकी मर्जी के बगैर कोई शिप नहीं आ जा सकता था, क्योंकि जितने यूरोपियन कंट्रीज थे वो सारे के सारे ट्रेड के लिए इसी से यहाँ आया करते और यहाँ से जो है वो अफ्रीका के अंदर इंटर होकर आगे जाते, तो अब यहाँ पे भी इनका कंट्रोल था। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो कि सुलेमान के ज़माने में उसे हासिल हुई और बारबरोसा ब्रदर्स की वजह से हासिल हुई। फिर क्या हुआ जी, खैरुद्दीन बारबरोसा जो है 1546 के अंदर जो है उनका इंतकाल हो गया। अब 1546 के अंदर इंतकाल हुआ तो वो जो एक पावर बिल्ड हुई हुई थी, ठीक है, आधी सदी से वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना स्टार्ट हो गई। इसके अलावा एक बड़ी ज़बरदस्त मिथ है, ठीक है, जो खासकर के जावेद चौधरी साहब भी जो हैं वो इसको कोट करते हैं अपने कॉलम के अंदर, कि वो बताते हैं कि जो बारबरोसा है ये इतना फेमस नाम हो गया था कि इतना लोग इससे यूरोप के अंदर डरते थे कि उन्होंने बारबरोसा को जो है वो जब भी उनके बच्चे सोया नहीं करते थे तो अपने बच्चों को कहते कि बारबरोसा आ जाएगा, तो बच्चे डर के मारे सो जाते। तो वही अंग्रेज़ जब यहाँ पे आए, ठीक है, उन अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आके ये बारबरोसा अपने बच्चों को जब वो कह के डरा के सुलाते, तो जब यहाँ के लोकल हिंदुस्तानियों ने वो बारबरोसा सुना तो वो बारबरोसा बोरी वाला बाबा बन गया। यानी इनकी लैंग्वेज में इनको बारबरोसा तो नहीं आता था हिंदुस्तानियों को, तो वो क्या बना, बोरी वाला बाबा। तो बोरी वाला बाबा जो है, बच्चे जो माएँ हैं जब बच्चे नहीं सोते थे तो वो भी कहा करती थी सो जाओ नहीं तो बोरी वाला बाबा आ जाएगा। तो जो बचपन में हमने भी सुना, तो ये जावेद चौधरी साहब मानते हैं कि ये जो बारबरोसा ब्रदर्स हैं इन्हीं का नाम है, और इन्हीं का नाम जो यूरोप में फैला, वहाँ पे इतना खौफ था इनका, और उसके बाद जो है यहाँ पे जब अंग्रेज़ आए तो ये अपने साथ ये नाम लेके आए। तो ये मिथ है या रियलिटी है अब अल्लाह ही जाने, लेकिन इनका इतना ज़्यादा प्रेशर इतना ज़्यादा मौजूद था उस टाइम पे और यूरोप के अंदर। और ये ओटोमान्स का पीक का टाइम था। उसके बाद क्या हुआ जी, ये सारे का सारा ओटोमान्स की सुलेमान के ज़माने में जो है वो फतूहात थी, और उसके बाद 1566 को जो है सुलेमान की भी वफ़ात हो गई। ठीक है, इस तरह से 1566 में किंग सुलेमान जो है वो भी सुल्तान सुलेमान उसकी डेथ हो गई, और यहाँ पे इसको भी हम जो है वो एंड करते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट सुल्तान कौन है। आखिरी जो है उसके बाद काबिल सुल्तान हमारे पास आएंगे, क्योंकि इसके बाद एक जवाल का फिर लंबा दौर जो है स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ ख़त्म करने से पहले इस मैप में आप देखिए कि 1520 से लेके 1566 तक जो है ये जो एरिया बढ़ा था, तो वो देखिए कि वो किस जो है वो हाइट पे आया था और कितना ज़्यादा जो है वो एरिया इस टाइम पे ओटोमान्स के अंडर आ चुका था, जो कि यहाँ से एक छोटे से ज़िले से, जिसको हमने स्टार्ट में जिक्र किया था, सोत से स्टार्ट हुआ और उस्मान गाजी ने स्टार्ट किया और अर्तुगरुल कैफट के ऊपर स्टार्ट किया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते किस तरह से जो है ये एक्सपेंड हुआ यूरोप के अंदर, किस तरह बायजीद या मुराद ने एक्सपेंड किया, और उसके बाद यहाँ पे सलीम ने किस तरह से एक्सपेंड किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सुल्तान है हमारे पास जी सुल्तान सलीम सेकंड। ठीक है, और सुल्तान सलीम सेकंड जैसे फर्स्ट जो थे वो बहुत बड़े अचीवर थे, तो हम ये कह सकते हैं कि सुल्तान सलीम जो सेकंड हैं वो उतना ही बड़ा जो है वो फेलियर जो है वो साबित हुए ओटोमान्स के लिए, और ये आखिरी, या आप शायद कह सकते हैं कि आखिरी काबिल हुक्मरान के कहीं ना कहीं लिस्ट में ये एग्जिस्ट करते हैं कि ये जो 11वां सुल्तान था ओटोमान एम्पायर का, ठीक है, जो उस्मानिया सल्तनत का, तो ये 11 पहले जो हुक्मरान हमारे पास गुजरे, इन्हीं को शायद जो है वो किसी ना किसी लेवल पे काबिल माना जाता है कि इसके बाद जो है वो जो सल्तनत है वो बहुत तेज़ी से नीचे जाना स्टार्ट हो गई या फिर वो डिक्लाइन का शिकार होगी। गो कि अभी भी ये गोल्डन पीरियड ही चल रहा है ओटोमान्स का, ठीक है, क्योंकि वो अपनी ग्रेट एक्सटेंट के ऊपर इस टाइम पे मौजूद है। तो सुल्तान सलीम सेकंड जो है वो 1566 को अपने वालिद जो है वो सुलेमान की वफ़ात के बाद जो है तख्त नशीन होते हैं, और 1574 तक जो है इनका दौर रहता है। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे हमने देखा था कि सुल्तान सुलेमान के ज़माने में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट्स नहीं हुई, सिवाय इसके कि हंगरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी, और दूसरा जो हमने देखा था कि वियना के जो एक शिकस्त हुई थी उस्मानियों को, और तीसरा जो है हमने देखा था कि रोड्स का जो एक जजीरा था वो फतह हुआ। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कारनामे नहीं हुए, सिवाय इसके कि बारबरोसा ब्रदर्स ने समंदर के अंदर जो सपोर्ट किया। अब उसके बाद जो ट्रीटी जो फ्रांस के साथ चली आ रही थी, जो सुलेमान के ज़माने में चली थी, वो उसी तरह से कंटिन्यू रही इस दौर के अंदर भी। और इसमें हुआ ये कि वो जो ट्रीटी थी जो मकसद के लिए थी, वो मकसद आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता गया, और जो फ्रांस था उसका जो असर था वो उस्मानिया जो सल्तनत थी उसके अंदर जो है बहुत तेज़ी से फैलने लगा। यानी ओटोमान एम्पायर के अंदर जो है वो फ्रेंच जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी की जो प्रीचिंग्स थी वो स्टार्ट कर दी। यानी कि पहले यहाँ पे क्रिश्चियंस ही थे, ईसाई ही मौजूद थे, उन ईसाइयों को मुसलमान करके यहाँ पे जो है वो हुकूमत की गई। लेकिन अब दोबारा से जो है वो ईसाइयत दोबारा से वापस आ रही है तुर्की के अंदर, या फिर ये जो
ओटोमान्स के इलाके थे वहाँ पे दोबारा से प्रीचिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन अब उन्हें रोका भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं रोका जा सकता? क्योंकि अब ऑब्वियसली फ्रांस के साथ जब दोस्ती हो गई तो अब उन्हें कैसे हम रोकें कि भाई आप यहाँ पे मुसलमानों को क्रिश्चियंस ना बनाओ। इसलिए वो उन्होंने यहाँ पे जो है वो क्रिश्चियनिटी को आगाज़ कर दिया और साथ में आहिस्ता आहिस्ता स्पाइस की शक्ल में उन्होंने जो सल्तनत थी उसको नुकसान पहुँचाना भी शुरू कर दिया। इसके अलावा ट्रेड इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा जो है फ्रांस का इंक्रीज़ हो गया। खास करके जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स थे वो फ्रांस से उनका अलायंस हो गया। इसके अलावा जो ट्रेडर्स थे उनकी शक्ल में बहुत ज़्यादा जो है वो जासूस यहाँ पे आके सल्तनत के अंदर मौजूद होकर शुरू हो गए, जिसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि मुसलमानों को दोबारा से तोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पे छोटे छोटे इलाकों को तोड़ना शुरू कर दिया। एक सिलसिला जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ। यूरोपियन टेरिटरीज जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद होना स्टार्ट हो गई। ये एक बहुत शदीद किस्म का एक झटका था, ठीक है, उस्मानियों के लिए, क्योंकि वो जो इतनी मुश्किल से, इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी शहादतों के बाद जो है वो फतूहात हासिल हुई थी उस्मानियों को, अब आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम इलाके जो है, क्योंकि जब इन्फ्लुएंस डिक्रीज होता जा रहा है और दोस्ती जो है वो होती जा रही है, तो इसका मतलब अब वहाँ से वो इलाके जो हैं वो स्लोली क्या हैं जी, आज़ाद होंगे। तो वो इलाके यूरोप के अंदर, और क्योंकि यूरोप भी मैंने कहा जैसे बहुत बड़ी चेंज से गुजर रहा था, तो वो इलाके आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद होते जा रहे थे सुल्तान सलीम सेकंड के एरा के अंदर। इसमें जो कामयाबी हुई सुल्तान सलीम सेकंड को, वो क्या हुई कि साइप्रस जो है वो फतह हो गया। साइप्रस का जो कब्रस जिसको कहा जाता है, ये जो कब्रस का एक जजीरा था छोटा सा, ठीक है, ये कब्रस का छोटा सा जजीरा जो है मेडिटेरेनियन सी के अंदर, ये जो है ये एक बिग अचीवमेंट थी। तो अब यहाँ पे ये एक बड़ा नुकसान था यूरोपियंस के लिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट हुआ वो हुआ जी बैटल ऑफ लिपांतो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर खास करके। उसकी वजह ये है कि इसमें जो है वो उस्मानियों को एक शदीद किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये 7 अक्टूबर 1571 को जो है ये बैटल लड़ी गई और इस बैटल के नतीजे के तौर पर ओटोमान्स जो है उनको शिकस्त हुई और उस शिकस्त के बाद जो उनका रोब था, ठीक है, यूरोप के अंदर खास करके समंदरों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो गया, वो बहुत ज़्यादा इस के नतीजे के तौर पे कम हुआ। अब उसमें जो हीरो बना वो कौन बना जी? जॉन डॉन जो है, जिसका ताल्लुक ऑस्ट्रिया से था, वो हीरो बन गया। जैसे हमने देखा था कि जॉन डेज जो है वो हीरो बना था, इसी तरह से अब जॉन डॉन जो है वो हीरो बना क्योंकि इसने यहाँ पे शिकस्त दे दी ओटोमान्स को समंदर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप इस मैप के अंदर देखिए कि यहाँ पे ये किस तरह से जो है ये शिकस्त हुई समंदर के अंदर, कि एक साइड पे जो है वो अली पाशा है, यानी कि सुल्तान सलीम का जो जनरल है एक साइड पे, और एक साइड पे इनकी आर्मी मौजूद है, दूसरी साइड पे डॉन जॉन की जो है वो आर्मी मौजूद है। हालांकि इनकी तादाद कम है और जो उस्मानी है उनकी तादाद ज़्यादा है, लेकिन बावजूद इसके जो है वो उस्मानियों को यहाँ पे समंदर के अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ा, और न सिर्फ शिकस्त बल्कि बहुत सी शहादतों का जो है, यानी कि हज़ारों करीब जहाँ पे जो है वो तुर्क जो है वो शहीद हुए। तो इसमें जो है तुर्कों को बहुत ज़्यादा फिर जिल्लत उठानी पड़ी इसके नतीजे के तौर पर, इनका कंट्रोल जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ, और जो डॉन जॉन है उसको यूरोप में उसकी बड़ी वाहवाह जो है वो हुई क्योंकि उसने उस्मानियों को शिकस्त दी थी। इसके बाद जी सुल्तान सलीम के ज़माने में फिर क्या हुआ कि यमन के अंदर जो है वो एक रिवॉल्ट हुआ, एक शिया सेक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, तो वहाँ पे इसको मशवरा दिया गया सुल्तान सलीम को कि भाई ये जो है आहिस्ता आहिस्ता करते करते हिजाज की तरफ बढ़ेंगे, मक्का मदीना की तरफ बढ़ेंगे, तो इनको यहाँ रोका जाए। तो वो रिवॉल्ट जो है उसको कुचला गया और कुछ सरदार जो शिया सरदार थे उनके खिलाफ यहाँ पे जंग हुई, ठीक है, एक ये जंग थी। तो ओवरऑल यानी कि जो सुल्तान सलीम का जो दौर रहा उसमें कोई ख़ास इतना जो है वो अचीवमेंट नहीं हुई, सिवाय इसके कि साइप्रस की अचीवमेंट हुई। इसके अलावा लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ कि बहुत सी टेरिटरीज चली गई, बैटल ऑफ लिपांतो में जो है वो इज़्ज़त भी गई, तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान था। अब सुल्तान के मुतालिक जो व्यूज़ हैं वो क्या हैं जी? वो बहुत सिंपल व्यूज़ हैं कि सुल्तान बहुत बड़ा जो है वो शराबी था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा शराब पीता और हर वक्त जो है शराब के नशे में धुत रहता। और ये पहला सुल्तान था, सुल्तान सुलेमान खान सेकंड जो है, सलीम सेकंड जो है, जो खुद जंग में जाने से कतराता था या घबराता था। खुद जंग में नहीं जाता, बल्कि ये क्या होता जी, ये औरतों की महफिल में रहता, और औरतों का असर, जैसे मैंने कहा था कि लास्ट टाइम हमने बात की थी कि सुल्तान के ज़माने में, सुलेमान के ज़माने में, कि सुलेमान के ज़माने में क्या हुआ था कि जो औरतें थीं उनका जो असर था, ख़ास करके जब हुर्रम खातून जो है वो जो एक कैदी बन के आई थी, तो उस हुर्रम खातून के बाद जो है वो औरतों का इन्फ्लुएंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो गया था। तो अब यहाँ पे अगर हम औरतों की बात करें तो देखिए औरतों का असर इस तरह से बढ़ना स्टार्ट हुआ, और ख़ास करके सुल्तान सलीम जो है ये तो बिल्कुल ही जो है वो जिसको कहते हैं रन मुरीद, एक हमारे यहाँ एक मकूला यूज़ किया जाता है, तो ये बिल्कुल जो है वो रन मुरीद टाइप के सुल्तान हमारे गुजरे हैं। ओटोमान्स के कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हर टाइम शराब के नशे में रहने वाला सुल्तान, तो फिर ऐसे ही हालात होंगे, इतनी टेरिटरीज जो है वो दे दी।
अब औरतों का इससे पहले भी जैसे मैंने स्टार्ट में भी जिक्र किया था कि इन्फ्लुएंस था, हर जगह औरतों का इन्फ्लुएंस मौजूद होता है, लेकिन यहां पे अब प्रॉपर इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो गया। प्रॉपर इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि उनको बाकायदा एक ओहदा दे दिया गया, और ओहदे के थ्रू, क्योंकि जब हुरैन खातून आई, ठीक है, तो उसको क्या किया गया जी, उसको हुरैन खातून को जो है पूरे का पूरा एक तख्त दे दिया गया, और उसके साथ वालदा मोहतरमा का एक ओहदा बनाया गया, ठीक है, कि जो भी सुल्तान होगा, सुल्तान की वालदा और सुल्तान की जो बीवियां हैं, वो बीवियां जो है वो रूल करेंगी और उनके हुक्म चलेंगे, और बाकायदा वो पॉलिटिक्स करती थी। अब यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि नेगेटिव सेंस के अंदर ये बात थी, बल्कि ये पॉजिटिव भी था। पॉजिटिव इस तरह से था कि जितने भी इंटरनल वेलफेयर के काम थे, ठीक है, वो सारे के सारे वेलफेयर के काम अब क्या हुआ कि अब औरतें करना स्टार्ट हो गई। अब हालांकि इससे फायदा डबल होना चाहिए था, लेकिन नुकसान हुआ। कि फायदा किस तरह होना चाहिए था कि जब वेलफेयर के काम, स्कूल, मदरसे, मसाजिद जो हैं, अगर वो औरतें बनवाना स्टार्ट हो गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब सुल्तान जो थे का सारा फोकस होना चाहिए था फतूहात के ऊपर कि वो मजीद फतह करते, लेकिन ऐसा नहीं था। बल्कि सुल्तान जो है, जब औरतों ने काम स्टार्ट किया बहुत ही एक्टिवली, तो सुल्तान लेजी हो गए। सुल्तान जो है ना, वो आप कह लें कि बस शराब के और औरतों की रसिया हो गए, और उन्होंने अपना सारा टाइम जो है वो जंगों में जाने के बजाय जो अपने महलों में गुजारा, और जैसे सल्तनत चलती रही वैसे ही उस सल्तनत को चलाया। तो ये औरतों का जो एक पूरे का पूरा एरा स्टार्ट हुआ 100 साल तक का, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह था, जिसमें कोसम सुल्तान को हम मानते हैं कि कोसम सुल्तान जो है वो सबसे पावरफुल थे, क्योंकि 6 शहजादे जो हैं जिन्होंने हुकूमत की, उन वो 6 की मां थी, तो ये वालदा मोहतरमा थी, तो इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी था। तो और भी बहुत सी औरतें रही हैं ओटोमान्स के अंदर जिनका बहुत ज़्यादा असर रहा सल्तनत के अंदर, जो एक तरह से नेगेटिव ही रहा, जिनका नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनकी औरतों की पॉलिटिक्स से जो है वो हालात मजीद ख़राब ही हुए। तो खैर, ये जो सुल्तान सलीम सेकंड है, ये हमारे पास अगर काबिलियत में बात करें तो बिल्कुल लास्ट पे आते हैं, लेकिन काबिल हुक्मरानों में इसके बाद जो है वो काबिलियत ख़त्म हुई आहिस्ता आहिस्ता, और डिक्लाइन जो है वो एक स्टार्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब जी डिक्लाइन ऑफ एम्पायर की बात करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद कोई काबिल सुल्तान ऐसा आया नहीं कि जिसका हम जो है वो जिक्र करें। जब आगे कोई ऐसा काबिल सुल्तान आएगा तो हम उसको दोबारा से जिक्र करेंगे, लेकिन अब सुल्तान जो है, अब जो सल्तनत है, अब सल्तनत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जवाल पजीर होना स्टार्ट हो रही है। लेकिन क्योंकि अब ये इतनी शानदार सल्तनत है, इतने बड़े एरिया के ऊपर ओटोमान्स इस टाइम पे हुकूमत कर रहे हैं, तो जाहिर बात है एकदम से तो ना ये बिल्ड हुई है और ना ही एकदम से ये नीचे जा सकती है। इसलिए जवाल पजीर होने का सिलसिला भी जैसे उरूज पे आहिस्ता आहिस्ता गई, वैसे ही जवाल भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसका स्टार्ट हुआ। लेकिन हो चुका था जवाल, क्योंकि इलाके जो है वो जो फतह किए हुए थे वो वापस जाना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। यूरोपियंस जो थे उनका असर बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया था, नए लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए गए थे, वो लॉज जिनका जो यूरोप के अंदर थे वही लिबरल लॉज यहां पे इंट्रोड्यूस करवा दिए गए। और सबसे बड़ी बात, जो मजहब था जिसके नाम के ऊपर ओटोमान एम्पायर बिल्ड हुई थी कि भाई हमने मजहब की प्रीचिंग करनी है और मुसलमानों के लिए जो है वो काम करना है, तो वो मजहब का जो एक ताल्लुक था वो खत्म होना स्टार्ट हो गया। अब सिर्फ तुर्क बाकी रह गए, लेकिन मजहब आहिस्ता आहिस्ता वहां से खत्म होता चला गया। तो वीक सुल्तान आए इसके बाद, यानी ऐसे कमजोर हुक्मरान आना स्टार्ट हुए कि जो सिर्फ महल तक ही मौजूद थे, और महल के अंदर भी उनकी नहीं चलती थी, बल्कि वहां पे औरतें जो हैं वो हुकूमत करती थी, और उन्हीं के डिसीजंस के ऊपर जो वजीर है वो आगे फैसले किए करते थे। औरतें, और खास करके इनमें ख्वाजा सरा जो है वो टॉप पे थे। ख्वाजा सरा यानी जो ट्रांसजेंडर है, जो ठीक है, तो शीमेल, उनकी अगर बात की जाए तो वो इस टाइम पे टॉप पे थे। यानी दो तरह के तबके इस दौरान, ये जो डिक्लाइन का एरा था इस दौरान ऊपर आए, एक औरतें आई और दूसरे जो है वो ख्वाजा सरा आए। तो ये जो ख्वाजा सरा थे या औरतें थीं, ये दो अब हुक्म जारी किया करते थे स्टेट के हर मामले के अंदर, इनका इन्फ्लुएंस था। इवन सुल्तान भी इन्हीं की सुनता था, क्योंकि सुल्तान अब औरतों के रसिया थे, और हर रात जो है वो नई औरत आया करती सुल्तान के पास। तो अब मुझे बताएं इस्लाम में कहां पे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट मौजूद है? पहले जो एक लौंडियों का सिलसिला मौजूद था, लेकिन अब वो मौजूद नहीं था, फिर भी ये इस तरह से जो है इतनी अयाशी इनकी हो चुकी थी। तो अब जाहिर बात है फिर सल्तनत जो है उसने नीचे ही जाना था। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन जो है सुल्तान रहे, थोड़े थोड़े टाइम के लिए आए, चेंज होते रहे। इस दौरान क्या हुआ कि जो इनकिशारिया था वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। यानी वो जो जेनिसरी थी, जो जेनिसरी आर्मी थी, जिसके कुछ टॉप के जनरल्स थे जो फैसले किया करते थे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल और खुद सर हो गए। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी जो है वो सिस्टम बना ली, अपनी जागीरें बिल्ड कर रही, जिसकी वजह से जो है वो अब सुल्तानों की सुनते नहीं थे, सुल्तानों से आजाद होते जा रहे थे। ये डिक्लाइन के कॉजेज थे। इसके अलावा यूरोपियन टेरिटरीज तकरीबन सारी की सारी जो है वो आजाद हो चुकी थी, और वहां पे आजाद हुकूमतें बनती जा रही थी। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये आजाद हो गया एक इलाका, यहाँ पे ये सारे का सारे वो इलाके थे जो ओटोमान एम्पायर के अंडर थे, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आजाद होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है।
और यूरोप खुद भी जो है उस टाइम पे 17वीं सेंचुरी के अंदर बहुत बड़ी चेंज से गुजर रहा था। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि वहाँ पे हर साइड पे सिविल वॉर थी और आपस की जो है वो वॉर्स लगी हुई थी, तो वो वॉर्स जो है यहाँ पे अब स्टार्ट हो चुकी थी। इसके अलावा जैसे यूरोप और चर्च जो है वो भी डिवाइड हो चुका था, ठीक है। जो लास्ट टाइम बात कर चुका हूँ कि प्रोटेस्टेंट्स जो है वो आ चुके थे और उसके नतीजे के तौर पे चर्च भी जो है वो डिवाइड हो चुका और हर साइड पे दंगा फसाद इस टाइम पे यूरोप के अंदर जो है वो लगा हुआ था। इसके बाद जी एक अगले सुल्तान आए, सुल्तान मुस्तफ़ा सेकंड। इनका जिक्र हम यहाँ करते चलें। 1664 से लेके 1703 तक जो है इनका टाइम रहा, काफ़ी लंबा इन्होंने अरसा गुजारा। तो इनके अरसे के दौरान जो सबसे ख़ास बात हुई वो क्या थी कि जो इनके दामाद थे इब्राहिम पाशा, ठीक है, इब्राहिम पाशा जो थे, ये इब्राहिम पाशा यूरोपियन कल्चर के बड़े दिलदादा थे। ये इनके दामाद थे और साथ में एक किस्म के इनकी मिनिस्टर भी थे। तो ऐसे में जो है ये यूरोपियन कल्चर के बड़े दिलदादा थे। तो ये जो है सुल्तान मुस्तफ़ा सेकंड के ज़माने में यूरोपियन कल्चर को यहाँ पे इन्होंने वेलकम किया। और वेलकम तो खैर पहले से ही हो चुका था जब फ्रांस के साथ अलायंस बना था, लेकिन अब प्रॉपरली जो है वो इसको एक्सचेंज किया गया, कल्चर को एक्सचेंज किया गया। और यूरोपियन कल्चर जो कि ईसाइयत का कल्चर था या खास करके लिबरलिज्म का कल्चर था, उस लिबरलिज्म के कल्चर को जो है यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान मुस्तफ़ा के सेकंड में प्रमोट किया गया। तो ये 1664 से 1703 तक का जो एरा था, ये एरा जो है यहाँ पे प्रॉपरली फर्स्ट टाइम जो है वो यूरोपियन कल्चर जो है ओपनली प्रमोट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये एक हुआ। और पॉलिटिकल जो है वो ओटोमान्स जो है वो पॉलिटिकल एम्पायर बन गई। अब यहाँ पे इस बात को भी आपने समझना है पॉलिटिकल एम्पायर का क्या मतलब है। देखिए पॉलिटिकल एम्पायर पहले से ही थी, लेकिन पहले से पॉलिटिकल एम्पायर से ज़्यादा वो एक मजहबी एम्पायर थी, ठीक है, एक इस्लामिक एम्पायर थी ना। इससे पहले ओटोमान एम्पायर जो थे वो इस्लामी थे, लेकिन उसके बाद इस्लाम से चेंज हो गया, वो पॉलिटिकल बन गए। अब जो उनके अलायंसेस थे, पहले अगर वो यूं समझते थे कि ईसाई उनके दुश्मन हैं और ईसाइयों के इलाकों को फतह करना है, अब वो कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका था। अब यहाँ पे अलायंस बगैर इस तमीज़ के बन रहे थे कि वो ईसाई हैं, वो मुसलमान हैं। जहाँ पे फ़ायदा नज़र आता था वहाँ पे अलायंस बनता था, चाहे वो ईसाई ही क्यों ना हो। जैसे मैंने कहा यूरोपियन कल्चर वेलकम हुआ तो उससे बहुत से यूरोप के अंदर ममालिक के साथ रिलेशंस बिल्ड होना स्टार्ट हुए बगैर इसके कि वो ईसाई थे। तो एक पॉलिटिकल तौर पे जैसे आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि अलायंसेस बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो है स्टार्ट हो गए। उसके बाद अगले सुल्तान थे जी सुल्तान सलीम थर्ड, ठीक है। तो इनका जो दौर रहा वो 1789 से लेकर 1807 तक का दौर रहा। इनके दौर के दौरान जो सबसे खास इवेंट हुआ वो हुआ जी नेपोलियन बोनापार्ट का, क्योंकि अब उस टाइम पे फ्रांस से दोस्ती तो की थी और फ्रांस का इन्फ्लुएंस भी काफ़ी था, लेकिन अब फ्रांस के अंदर क्योंकि फ्रांस में तो बादशाहत थी, अब जब बादशाहत चेंज हुई और नेपोलियन बोनापार्ट की हुकूमत आई, एक नई बादशाहत वहाँ पे बिल्ड हुई, तो नेपोलियन ने आहिस्ता आहिस्ता फ्रांस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया और ख़ास करके यूके के साथ उसकी जंगें होना स्टार्ट हो गई। तो यूके और फ्रांस आपस में यूरोप के अंदर जो है वो एक दूसरे के दुश्मन बने। यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको ये फ्रांस नज़र आएगा, ठीक है, और दूसरी साइड पे यहाँ पे आपको यहाँ पे ये यूके दिखाई देगा। तो यूके और फ्रांस आपस में इन समंदरों के अंदर भी इनकी जंगें हुई, ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने। और इसके नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि जो फ्रांस है उसने कुछ एरियाज को फतह करना शुरू कर दिया उस्मानियों के। अब जब इन्होंने उस्मानियों के इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया तो ओटोमान एम्पायर ने अलायंस बना लिया यूके के साथ। अब बात को समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल आईआर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में हम जो स्टडी करते हैं वो यहाँ पे सिनेरियो बनता जा रहा है कि ओटोमान्स ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो दुश्मन था उसका जो दुश्मन था उसके साथ अलायंस बनाया, यानी यूके ने भी खुद अलायंस बनाया ओटोमान्स के साथ यहाँ पे फ्रांस को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि अगर फ्रांस यहाँ से आगे बढ़ता है तो उसका मतलब फ्रांस की पावर बढ़ेगी जो कि यूके के लिए किसी भी सूरत बेहतर नहीं थी। इसलिए यहाँ पे इनको स्टॉप किया गया ओटोमान्स को साथ मिला के, जबकि यहाँ पे नेपोलियन जो है उसकी कोशिश ये थी कि वो हिंदुस्तान तक पहुंचे। वो हम इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर जिक्र कर चुके हैं एंग्लो मैसूर वॉर का, जिसमें हमने बात की थी कि किस तरह से जो है वो मैसूर की जो सल्तनत थी खास करके टीपू सुल्तान की, कि टीपू सुल्तान जो है वो बुला रहा था इस टाइम पे नेपोलियन को, ठीक है, और टीपू सुल्तान की आधी आर्मी जो थी वो भी फ्रेंच आर्मी थी, उसकी ट्रेनिंग भी फ्रेंच आर्मी की थी, जो डिटेल से मैं जिक्र कर चुका हूँ। इसलिए नेपोलियन ये चाहता था कि यहाँ से इन इलाकों को फतह करता हुआ मिस्र और उसके बाद हिंदुस्तान तक पहुंचे, ये इसकी ख्वाहिश थी, इसलिए इसने ओटोमान्स के इलाकों को फतह किया। तो इस सुल्तान सलीम थर्ड के टाइम पे जो है वो नेपोलियन फ्रांस में बहुत पावरफुल हुआ और उसने कोशिश की मिस्र को फतह करने की। अब मिस्र क्योंकि अंडर था ओटोमान्स के, तो 1789 में जो है यहाँ पे बैटल हुई, बैटल ऑफ पिरामिड से कहा जाता है, ठीक है, एराम की बैटल भी से कहा जाता है, जो 1789 के अंदर लड़ी गई, ठीक है। सुल्तान सलीम का जब दौर स्टार्ट हुआ उसी दौर के अंदर ही पहले ही साल में जो है यहाँ पे लड़ी गई और यहाँ पे नेपोलियन जो है उसकी फौज को कामयाबी मिली और नतीजे के तौर पर जो है ये जो कायरो है, ठीक है, मिस्र का जो शहर कायरा है जो कैपिटल था, ये कैपिटल मुसलमानों के हाथ से निकल गया और इस तरह से मिस्र
नस्ल के अंदर जो हुकूमत बनी वो किसकी बनी, नेपोलियन की बनी। उसके बाद यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया आपने देखा कि अलेक्जेंड्रिया को फतह किया मिस्रियों ने इसके बाद, ठीक है। इसके बाद अगली एक बैटल हुई, बैटल ऑफ नाइल, जो ओटोमान की विक्ट्रीज के ऊपर हुई, यानी कि ये दरियाए नील के किनारे पे जो जंग लड़ी गई, दूसरी जंग फ्रांसीसियों के साथ सुल्तान सलीम के ज़माने में, तो उसमें जो है वो उस्मानियों को जो है वो कामयाबी नसीब हुई, क्योंकि इसमें नेपोलियन खुद शामिल नहीं था बल्कि उसका जो जनरल था वो शामिल था, क्योंकि हालात ख़राब थे जिसके नतीजे के तौर पर नेपोलियन को वापस जाना था। पॉलिटिकल अलायंसेस जो है यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गए ओटोमान्स के। इसी तरह से ओटोमान का जो अलायंस था वो रशिया के साथ भी बना और यूके के साथ भी बना, ठीक है। रशिया भी अब जो है वो अलायंस में साथ में शामिल हो रहा है और फ्रांस जो है वो इनके अगेंस्ट है। नेपोलियन जो है अब वो क्या कर रहा है जी, वो ओटोमान्स के एरियाज़ को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कैप्चर कर रहा है, उनके एरियाज़ को जो है वो फतह करता जा रहा है। उसका मकसद जो मैंने आपको बताया हिंदुस्तान पहुँचना था। अब ऐसे में क्या हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये हुई कि अब जो नेपोलियन था उसको पीछे से बहुत ज़्यादा प्रेशर था, खास करके कुछ लोग ये मानते हैं कि जो नेपोलियन की जो बीवी थी उसने जो है उससे जो है वो गद्दारी की, जिसके नतीजे के तौर पे नेपोलियन को सिकंदरिया जब फतह हुआ यानी अलेक्जेंड्रिया फतह हुआ तो नेपोलियन को वापस जाना पड़ा, हालात ऐसे पैदा हो गए अपनी बीवी की वजह से। कुछ लोग ये मानते हैं कि ऐसा नहीं था बल्कि वहाँ के हालात फ्रांस के ख़राब थे, वहाँ पर फ्रांस की जो टेरिटरीज थी वो हाथ से निकलती जा रही थी, इसलिए नेपोलियन ने बजाय इसके कि मिस्र से आगे बढ़ता वो वापस पलटा और यहाँ पे अपने जनरल्स मिस्र में छोड़ दिए और यहाँ पे समंदर के अंदर भी जो है वो अपने जनरल्स छोड़ दिए। अब ऐसे में क्या हुआ कि यूके ने सपोर्ट किया ओटोमान्स को और उसके नतीजे के तौर पे यहाँ पे जो है वो शिकस्त दी गई नेपोलियन की फौज को, यानी कि फ्रांस को यहाँ पे समंदर के अंदर शिकस्त हुई और एक ट्रीटी साइन हुई फ्रांस के साथ कि फ्रांस को जो है वो इजिप्ट से अब निकलना है और इस ट्रीटी के नतीजे के तौर पर फ्रांस इजिप्ट से निकला। लेकिन उससे पहले फ्रांस जो है उसने शाम का इलाका भी जो है बॉर्डर एरियाज वो भी जो है फतह कर लिए थे। ये भी एक जो है वो उस्मानियों के लिए काफी खतरनाक बात थी। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद बात करते हैं जी नेक्स्ट ऐसे हुक्मरान की जिसके दौर में जो है वो डिक्लाइन हुई या क्या इंपॉर्टेंट कॉज हुआ, तो वो था सुल्तान मोहम्मद थर्ड, ठीक है। अब सुल्तान मोहम्मद थर्ड का जो एरा था, मोहम्मद थर्ड के एरा के दौरान यानी 1710 से लेके 1790 का एक बहुत ही लंबा जो है वो अरसा हुकूमत की, तकरीबन 80 साल जो है वो सुल्तान मोहम्मद थर्ड ने हुकूमत की और हुक्मरानी रही इनकी। लेकिन इस दौरान क्या हुआ सबसे इंपॉर्टेंट जी, एक तो दोबारा से रीबिल्ड करने की कोशिश की गई स्टेट को मोहम्मद थर्ड के ज़माने में, ठीक है, कि स्टेट दोबारा से किसी तरह से जो है अब ये जो इतना नुकसान हुआ है नेपोलियन की वजह से, फ्रांस की वजह से या यूरोपियंस की वजह से, उस नुकसान को कम किया जाए और दोबारा से स्टेट को बिल्ड किया जाए और ओटोमान की शान और शौकत जो है उसको दोबारा से बहाल किया जाए, जो कि अब मुमकिन नहीं था। इसी दौरान जो है सुल्तान मोहम्मद थर्ड के दौर में जो है वो रशिया जो पहले अलाई बना हुआ था, अब रशिया के साथ जो है वॉर हुई और वॉर किसके ऊपर हुई, क्रीमिया के ऊपर एक वॉर हुई थी और रशियन टेरिटरी के ऊपर वॉर हुई थी, क्योंकि ये जो सुल्तान था सुल्तान मोहम्मद थर्ड ये चाहता था कि भाई एक ऐसा जो है वो ब्रिज बनाया जाए एक्चुअली में जो दो नहरों के डॉन एक साइड पे रिवर था इस साइड पे और दूसरी साइड पे टर्की का जो रिवर था, तो इसके बीच में ये ब्रिज बनाना चाहते थे ताकि समंदरों को आपस में मिलाया जा सके। और दूसरा आइडिया ये था कि नहर सुएज जो है उसको जो है नहर सुएज को यानी कि एक साइड पे मेडिटेरेनियन सी है और दूसरी साइड पे जो है वो यहाँ पे रेड सी है, तो इसको किसी तरह से मिला दिया जाए जी बीच में से नहर सुएज खोद के। तो ये दो आइडियाज थे जिसमें इस वजह से जब इन्हें ये इलाका चाहिए था, ठीक है, सुल्तान को ये रूस का इलाका चाहिए था, तो उन्होंने जब वो इलाका हासिल करने की कोशिश की तो यहाँ पे ये जंग हो गई इनके साथ। तो ये इस तरह से इनकी जंग हुई टेरिटरीज के ऊपर। इसके अलावा इस सुल्तान का सबसे इंपॉर्टेंट कारनामा क्या रहा सुल्तान मोहम्मद थर्ड का, क्योंकि ये इतना लंबा टाइम गुजारा था इन्होंने हुकूमत में, तो ये समझते थे कि अगर सल्तनत को दोबारा से बिल्ड करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इनकिशारिया की पावर को तोड़ना है। यानी वो आर्मी जो जेनिसरी जिसकी वजह से ओटोमान्स जो है इतनी पावर में आए थे, अब वही जो है इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट हो गई थी और खुदसर हो गई थी, इसलिए इनकिशारिया को तोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने इनकिशारिया को तोड़ा और जितने भी टॉप लेवल के जनरल्स थे उन्हें दूर दूर आर्मीज दे के भेज दिया ताकि उनकी पावर टूटे। इसके बाद इसके दौर में सबसे इंपॉर्टेंट वाकया क्या हुआ, शेख अब्दुल वहाब का जो है ये वाकया सबसे इंपॉर्टेंट हुआ। यहाँ पे आप अगर देखिए तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं शेख अब्दुल वहाब इस पिक्चर के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे मोहम्मद बिन सऊद दिखाई दे रहे हैं। अब हुआ ऐसा कि शेख अब्दुल वहाब जो है इनके बारे में माना जाता है कि ये एक बहुत ही जो है वो अल्लाह को दो तरह के व्यूज़ नज़र आते हैं। एक जो है बहुत ही अल्लाह वाले एक सूफ़ी थे, ठीक है, और इन्हें जो है जब वहाँ पे एक नया कल्चर था और ख़ास करके नजद और हिजाज़ के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई इस्लाम जो है, इस्लाम जो अपनी असल है उससे बहुत ज़्यादा हट चुका है, तो इन्होंने इस्लाम के रिवाइवल के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट की, ठीक है। उस मूवमेंट में इनका साथ दिया मोहम्मद बिन सऊद ने, क्योंकि मोहम्मद बिन सऊद ने, इनके पास तो पैसे मौजूद नहीं थे लेकिन मूवमेंट के लिए
लिए तो पैसे या फंड्स चाहिए होते हैं, तो वो फंड जो है मोहम्मद बिन सऊद ने, जो कि एक सरदार थे उस इलाके के, ठीक है, जिनको वडेरा हम कहें या पावरफुल लोग हैं वहाँ के, तो उन्होंने मोहम्मद अब्दुल वहाब को जो है वो सपोर्ट किया। उस नतीजे के तौर पे क्या हुआ, अब्दुल वहाब ने जो है वो नजद और हिजाज का जो इलाका है यहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना शुरू कर दिया, और साथ में एक छोटी सी आर्मी भी इनकी बिल्ड होना स्टार्ट हो गई। आर्मी कहें या फॉलोअर्स कहें, लेकिन वो ट्रेंड फॉलोअर्स थे, और वो फॉलोअर्स मोहम्मद बिन सऊद ने जो है वो प्रोवाइड किए थे। तो यहाँ पे नजद और हिजाज का जो इलाका था ये भी जो है वो सुल्तान मोहम्मद III के ज़माने में आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद होना स्टार्ट हो गया। गो के स्टार्ट में इसका पर्पज़ ये हरगिज़ नहीं था कि भाई इसे आज़ाद किया जाए उस्मानियों से या सुन्नी इस्लाम से आज़ाद किया जाए, क्योंकि जो मोहम्मद शेख अब्दुल वहाब हैं, इनके जो, जैसे अभी हम मानते हैं कि जी वहाबी हैं या अहले हदीस की हम बात करते हैं, तो अहले हदीस जो हैं जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो ये अब्दुल वहाब से ही वो स्टार्ट हुआ है, और वहीं से वो स्टार्ट होकर चला आ रहा है कि वो उन्होंने एक ऑर्थोडॉक्स इस्लाम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि इस्लाम में दाखिल हो चुकी थी उसको उन्होंने दोबारा से खारिज किया। तो इस तरह के इस्लाम को ये सामने लेके आए। तो एक किस्म का हम ये कह सकते हैं कि सुन्नी इस्लाम के अगेंस्ट था, तो शायद कि ओटोमान्स के अगेंस्ट इनकी एक्टिविटीज़ रही होंगी, लेकिन स्टार्ट में ऐसा नहीं था। बहुत से हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो फ्रांस है या जो दूसरे ममालिक हैं वो ये चाहते थे कि इनको पावरफुल बनाया जाए ताकि ओटोमान्स को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि अब वो ईसाई तो दाखिल हो चुके थे रियासत के अंदर, तो उस केंजे के तौर पे जो है फिर इन्हें उकसाया गया या इन्होंने मूवमेंट बिल्ड की, और उस केंजे के तौर पे हमने देखा कि साल 200 साल के बाद, 150 साल के बाद जो है वो पूरे का पूरा सऊदी अरब जो है वहाँ पे वजूद में आया। शाह सऊद की फैमिली ही जो है वो बाद में सऊदी अरब की हुक्मरान बनी, जिन्होंने उस्मानी खिलाफत के ख़िलाफ़ जो है वो एक किस्म का उस टाइम पे बगावत की। तो बगावत के नतीजे के तौर पे इन्हें फिर जो है वो शाह सऊद को सऊदी अरब मिला, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो हमने देखा कि फिर फ्रांस ने जो है इन्हें और यूके ने मिल के जो है सऊदी अरब का बादशाह इन्हें बना दिया। तो एक्चुअली में उससे पहले ये बहुत बड़ी एक मूवमेंट मौजूद थी, जिस मूवमेंट में जो है वो एक नया जो है वहाँ पे मज़हब इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था। मज़हब वही था लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही थी। ये भी सुल्तान मोहम्मद III के ज़माने में हुआ। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद ओटोमान्स का जो इन्फ्लुएंस था उस एरिया के अंदर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास सुल्तान आते हैं वो है सुल्तान अब्दुल हमीद फर्स्ट। सुल्तान अब्दुल हमीद फर्स्ट का जो दौर था वो 1774 से लेके 1789 तक का रहा। को बहुत लंबा अरसा नहीं था, लेकिन ये भी ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने कुछ ना कुछ कोशिश की, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, सुल्तान अब्दुल हमीद के टाइम पे सुल्तान अब्दुल हमीद जो हैं इन्होंने जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस था उनके उसके दौर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था। गो कि अब ये समझते थे कि यूरोपियन इन्फ्लुएंस जो है वो इनके लिए नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी जो है क्योंकि अब ये कल्चर बन चुका था उन्हें स्टॉप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, म्यूचुअल ट्रेड हो रही थी, इसलिए सुल्तान अब्दुल हमीद फर्स्ट के टाइम पे जो है वो यूरोपियंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ा। और ख़ास करके जो इनका मिनिस्टर था रशीद पाशा, ठीक है जी, ये रशीद पाशा बहुत ज़्यादा जो है वो दिलदादा था, क्योंकि रशीद पाशा इससे पहले जो है वो फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे फ्रांस के अंदर और यूरोप के बाकी मुल्कों के अंदर रह के आ चुका था। इसलिए रशीद पाशा जो है वो ये चाहता था और वो ये समझता था कि भाई अगर अब जो है वो उस्मानियों को तरक्की करनी है दोबारा से, यानी ओटोमान एम्पायर को दोबारा से बिल्ड करना है इसके पाँव के ऊपर, तो हमें यूरोप का जो कल्चर है, जो पढ़ा लिखा कल्चर है, जो इल्म वाला कल्चर है, उसको यहाँ पे लेके आना होगा। यही बात जो है वो सुल्तान को समझाई गई और यहाँ पे फिर उनके कल्चर के लिए यहाँ पे ओपन हुआ, तो उनका कल्चर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे फैलना स्टार्ट हो गया। और यूरोपियन लॉज उसके नीचे के तौर पे ओटोमान में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्लीमेंट हुए। इससे पहले अगर मजहब की बात करें तो देखिए इस्लामिक लॉज वहाँ पे मौजूद थे जो आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस हुए और अब आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा मजीद तेज़ी से रिप्लेस होते जा रहे थे। तो रिलीजन जो था वो आहिस्ता आहिस्ता उसका अमल दखल ख़त्म हुआ और एक लिबरल गवर्नमेंट जो है वहाँ पर आई, सिर्फ इस्लाम का अब नाम ही बाकी बचा। उसके बाद बात करते हैं अगले सुल्तान की जिनके ज़माने में मज़ीद इन्फ्लुएंस बढ़ा या क्या हुआ, तो वो थे सुल्तान अब्दुल अज़ीज़, जो कि 1830 से लेके 1876 तक जिनका दौर रहा। ये एक लंबा अरसा सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने जो है वो गुजारा। तो इस दौरान जो है वो सारे का सारा फोकस जो है मॉडर्निटी के ऊपर हुआ। अब क्योंकि अब देखिए किस तरह से सीक्वेंस के साथ चीज़ें चली आ रही हैं कि सबसे पहले इजाज़त दी जाती है फ्रांस को। अब वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था मॉडर्निटी का वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था और लिबरलिज्म का जो प्रोसेस था वो तेज़ होता जा रहा था। देखिए इसका असर क्या था, इसका एक साइड पर अगर हम देखें तो जैसे कि बादशाह के असर, जो मज़हब बादशाह का है एक्चुअली में वही मज़हब अवाम का भी है। तो एक साइड पे अगर बादशाह जो है अगर बात की जाए या सुल्तान जिन्हें कहा गया, तो सुल्तान जैसे जैसे लिबरल होते गए, शराब आम होती गई और वो जो है वो दुनिया की लज्जतों में खोते गए, वैसे वैसे जो मज़हब है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी की पूरी सल्तनत के अंदर जो है वो जवाल पजीर होता गया और लोग भी वहाँ पर आज़ाद होते गए, आज़ाद लॉज बनते गए, लोग भी लिबरल होते गए, आज़ाद ख्याल होते गए और सल्तनत के अंदर जो
है वो शराब आम हो गई या अयाशी जो है वो आम हो गई। तो इसका मतलब बादशाह अगर ठीक है तो उसका इन्फ्लुएंस भी नीचे उसी तरह से आ रहा है, ऐसे ही लॉज बने हुए हैं। लेकिन अगर ऊपर बादशाह जो है वो अयाशी पे है तो नीचे हुक्मरान अवाम भी जो है वो उसी तरह से अयाशी के ऊपर आएगी। तो इसका मतलब पूरे का पूरा एक मुआशरा जो है, पूरी सोसाइटी जो है वो जवाल पजीर है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ, सुल्तान अब्दुल अजीज़ का जो कारनामा था वो क्या था जी, फर्स्ट जो है मॉडर्न पार्लियामेंट इस्टेब्लिश की 1668 के अंदर, यानी तुर्की की या मॉडर्न जो ओटोमन एम्पायर थी उसकी जो पहली जो पार्लियामेंट इस्टेब्लिश की गई थी, जो ब्रिटिश टाइप के ऊपर जो है वो की गई थी, जैसे वहाँ पे फ्रांस के ऊपर, सॉरी फ्रांस के टाइप के अंदर थी, तो वो यहाँ पे मॉडर्न पार्लियामेंट जो है उसका आगाज़ हुआ सुल्तान अब्दुल अजीज़ के ज़माने में 1868 के अंदर। इसके अलावा स्कूल्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए और मॉडर्न एजुकेशन वहाँ पे प्रमोट की गई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वही तो आगे फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। तो इसका मतलब जब स्कूल्स के अंदर जो है मॉडर्निटी आ गई और वहाँ से मज़हब का ताल्लुक निकल गया, वहाँ पे लिबरलिज्म को प्रमोट किया गया, जैसे आज हम देखते हैं कि एक सोशल कल्चर बना हुआ है कि हर तरफ मॉडर्निटी हमें दिखाई देती है, मज़हब का नाम नहीं दिखाई देता, बिल्कुल वैसे ही उस टाइम पे ओटोमान्स के अंदर भी हुआ कि जो स्कूल्स डेवलप हुए, जो बिल्ड हुए, उसमें यूरोपियंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ा और ऐसे लॉज पास हुए जिसके नतीजे के तौर पे मज़हब जो है वहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता जाता रहा। उसके बाद बात करते हैं सुल्तान अब्दुल हमीद की, सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड की, कि अब्दुल हमीद सेकंड जो हैं इनका जो दौर रहा वो कैसा रहा, ठीक है। अब सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड को याद किया जाता है, बहुत ही अच्छे अंदाज में याद किया जाता है। बहुत से लोग इन्हें समझते हैं कि ये एक रिफॉर्मर थे और इन्होंने जो है वो पूरी कोशिश की कि उस्मानिया जो सल्तनत है इसको दोबारा से बिल्ड किया जाए और रीबर्थ की जाए इसकी, यानी इसकी निशात सानिया के लिए इन्होंने काम की, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि वक्त गुजर चुका था। तो ये 34वें जो है 34 जो है वो असल में सुल्तान थे, ठीक है। और अगर इनके बात की जाए एरा की, तो 1876 से लेके 1909 तक का इनका एरा था, लेकिन उसके बाद जो है फिर इनको डिपोज कर दिया गया। तो 34 साल की एज में जो है ये हुक्मरान बने और इनकी जो कोशिश थी सारी की सारी वो पैन इस्लामाइजेशन थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैन इस्लामाइजेशन क्या है, कि इस्लामी भाईचारा। इनकी सारी कोशिश ये थी कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, अब जो कुछ इनके कब्जे में थे या जो कुछ निकल चुके थे, तो इस्लामी भाईचारा जो है उसको ये प्रमोट करना चाहते थे कि सारे के सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इकट्ठे हो जाएं, और वो इकट्ठे होंगे तो तब, क्योंकि वो समझते थे कि भाई तब जो है वो मुकाबला किया जा सकता है किसी तरह से, इसका ये जो मॉडर्निटी है इसका मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझते थे कि अब अगर हमें सरवाइव करना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद को चेंज करें, ठीक है। चेंज करने का मतलब ये है कि हम मॉडर्निटी लेके आएँ, लेकिन एक ऐसे अंदाज से लेके आएँ जो कि इस्लाम को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने इस्लामाइजेशन, पैन इस्लामाइजेशन की कोशिश की और इसी पैन इस्लामाइजेशन की कोशिश में जो है इन्होंने बहुत से ममालिक से जो है वो रिलेशंस भी बिल्ड किए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा उस टाइम पे नहीं हो सका। इसके अलावा इन्होंने यूरोप का ट्रैवल किया, ठीक है जी, यूरोप का ट्रैवल किया, यूके गए, फ्रांस गए, जर्मनी गए, और इन तीन जो उस टाइम पे पावर्स थी यूरोप के अंदर, इनका मॉडल जो है वो स्टडी किया कि भाई किस मॉडल के ऊपर इन्होंने प्रोग्रेस की। इन्होंने यूके का मॉडल देखा, फ्रांस का देखा, और एट द एंड जर्मनी का मॉडल ने बहुत पसंद आया, क्योंकि वहाँ पे मॉडर्निटी थी और ख़ास करके जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी जर्मनी के अंदर। तो इन्होंने भी ये सोचा कि अब अगर आगे लेके जाना है ओटोमान्स को, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जर्मन मॉडल जो है वो फॉलो किया जाए, यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो की जाए, मॉडर्निटी को आगे लेके जाया जाए, प्रोडक्ट्स बनाई जाएँ, यही एक तरीका है अब आगे जाने का। तो इन्होंने वो जो जर्मन सिस्टम था उसको आके यहाँ पे ओटोमान्स के अंदर लागू करने की कोशिश की, जर्मन मॉडल को, और प्रोग्रेस के ऊपर उन्होंने फोकस किया। इसके अलावा इनके जो वज़ीर थे मिदहत पाशा, अगर उनकी बात की जाए तो मिदहत पाशा के ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने सुल्तान अब्दुल अजीज़ को जब उन्हें उतारा गया तो उसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया था। तो इनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि जो मिदहत पाशा है, मिदहत पाशा ने इसलिए सुल्तान अब्दुल अजीज़ को कत्ल करवाया क्योंकि वो यूरोपियन जो लॉज थे उनकी मुखालफत कर रहे थे। कुछ लॉज तो मौजूद थे लेकिन कुछ की मुखालफत की जा रही थी अब्दुल अजीज़ की तरफ से, इसलिए जबकि मिदहत पाशा जो थे वो प्रमोट कर रहे थे किसको, वेस्ट को, और वेस्ट के वज़ीर बने हुए थे यहाँ पे, जैसे गद्दार कहा जाता है वैसे ही गद्दार के तौर पे यहाँ पे मौजूद थे। तो ये इनके वजीर थे शुरू में, लेकिन जब इनके ऊपर कत्ल का मुकदमा चला तो कत्ल इन पे साबित हुआ, तो इन्हें फिर जो है वो तुर्की से, इवन सुल्तानी उस्मानिया सल्तनत से ही जो है वो बेदखल कर दिया गया, और बेदखल करके वहाँ पर फिर बाद में माना जाता है कि इनको कत्ल करवा दिया गया, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट पार्लियामेंट ओटोमान्स की जो जिनकी बिल्ड हुई थी, तो उस फर्स्ट पार्लियामेंट के इलेक्शंस जो है वो सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड के दौर में हुए, यानी जो प्रॉपर एक इलेक्शन के थ्रू अब उस मॉडर्निटी को आगे तो लेके जाना था, उसमें आगे लेके जाना था। लेकिन उसमें नुकसान क्या था, या उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि अब देखिए
कि वो कहते हैं ना आधा तीतर आधा बटेर, तो फिर वो बंदा किसी हाल में नहीं रहता। तो बिल्कुल इस टाइम पे जो उस्मानी सल्तनत थी उसके यही हालात थे कि वो आधा तीतर और आधा बटेर रहना चाहती थी। कि एक साइड पे जब पार्लियामेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, तो इसका मतलब आप जब पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो सारी की सारी जो पावर्स हैं वो पावर्स कहां जाती हैं, वो पावर्स पार्लियामेंट के पास आती हैं, आवाम के नुमाइंदों के पास आती हैं। लेकिन अगर आप एक साइड पे पार्लियामेंट पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और दूसरी साइड पे सारी जो ताकत है वो अगर सुल्तान के पास होगी, तो इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट तो बेअसर है, क्योंकि पार्लियामेंट का तो पर्पस ही नहीं कि सारी पावर सुल्तान के पास है, तो पार्लियामेंट फिर क्यों बनाई। तो इसका मतलब यह बिल्कुल ऐसा ही मॉडल था एक कि इलेक्शंस भी करवा दिए गए, पार्लियामेंट भी मौजूद थी, लेकिन बावजूद इसके सारी पावर सुल्तान के पास थी, जो कि काबिल कबूल नहीं थी उस टाइम पे। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि एक अंदर के जो हालात हैं उस ओटोमान एम्पायर के वो भी खराब होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, इसी दौरान जो है वो बाल्कन जो स्टेट्स थी उनका रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया। ये जो बल्गेरिया है जो हमने पहले स्टडी किया था, ठीक है जी, और ये जितने भी स्टेट्स थी बाल्कन के एरियाज की, ये सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता, और ये जो है ना अब ये आज़ाद होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि बल्गेरिया या बोस्निया वगैरह जो है अब ये इनमें वॉर स्टार्ट हो चुकी थी और ये मुसलसल जो है वो उस्मानियों से आज़ादी चाहते थे, क्योंकि अब जाहिर बात है ये यूरोप के साथ अलायंस करना चाहते थे, आज़ाद होना चाहते थे। और ऐसा ही हुआ कि ये जब 1913 की वॉर्स हुई तो ये आज़ाद भी हुए और आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद भी हो रहे थे। तो बाल्कन वॉर्स जो हैं इनके टाइम पर स्टार्ट हुई। ठीक है, यूरोपियन प्रेशर था कि यूरोपियन लॉज को जो है वो इंप्लीमेंट करवाया जाए, ये भी इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट तो बना दी लेकिन लॉज नहीं बनाए गए, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था। फिर रशिया के साथ जो है इनकी वॉर हुई, जिसमें इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा सुल्तान अब्दुल हमीद की आर्मी को, और नतीजे के तौर पर क्या हुआ जी कि रशियन जो है वो उसमें कामयाब हुए। तो रशिया को एक बहुत बड़ा एरिया जो क्रीमिया का खास करके इलाका था, जो बॉर्डर के एरियाज थे, वो रशिया ने हासिल कर लिए वापस ओटोमान एम्पायर से, जिसमें देखिए रोमेलिया का, बल्गारिया का और क्रीट का जो इलाका था ये भी आज़ाद हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे इलाके अब आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड के टाइम पे आज़ाद होते जा रहे हैं, क्योंकि अब ये यहाँ पे बगावतें हो रही हैं और इनको बाहर से सपोर्ट किया जा रहा है मुकम्मल तौर पे ओटोमान एम्पायर को गिराने के लिए। क्यों? और ये बात सुल्तान अब्दुल हमीद को पता थी कि ये सारे का सारा यूरोप के अंदर जो खेल खेला जा रहा है वो सारा इसीलिए खेला जा रहा है क्योंकि इस खिलाफत को ये ख़त्म करना चाहते थे। इसी वजह से सुल्तान अब्दुल हमीद ने पैन इस्लामाइजेशन की बात की थी अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। फिर हम देखते हैं पैन इस्लामाइजेशन में जो है वो जमालुद्दीन अफ़गानी का बहुत बड़ा एक नाम है। ठीक है जी, जमालुद्दीन अफ़गानी जो हैं इन्होंने भी जो है वो विज़िट किया सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड के पास, और इन्हें भी जाके पैन इस्लामाइज, क्योंकि जमालुद्दीन अफ़गानी जो हैं ये मॉडर्न फ़िलासफ़र भी हैं, मॉडर्न इस्लामिक फ़िलासफ़र। तो इनकी पूरी कोशिश ये रही कि किसी तरह से मुसलमान ममालिक को दोबारा से जो है वो आज़ाद किया जाए, और ये जो कोलोनाइजेशन का एक दौर स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, तो उसको किसी तरह से जो है वो ख़त्म किया जाए। तो लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि अब कोई इनका साथ देने को ही तैयार नहीं था। ठीक है, और इसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस का रोल यहाँ पे स्टार्ट होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले हुकूमत थी और हुकूमत से दूसरी हुकूमत के बीच में मुआहदे होते या जो भी सिस्टम एक मैनेज होता। लेकिन अब क्या हुआ, अब तंजीमें जो हैं वो बनना स्टार्ट हो गई। तंजीमों से मुराद ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज आप उन्हें कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जब इलेक्शंस हो गए तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज सामने आएंगी और हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होगा। कुछ जो है वो मॉडर्नाइजेशन की बात करेंगी, कुछ लिबरलिज्म की बात करेंगी, कुछ इस्लाम की बात करेंगी। तो अब ऑर्गेनाइजेशंस का दौर हुआ जिसके नतीजे के तौर पर जो है वो अवाम मजीद जो है वो उनको शऊर दिया गया, वो मजीद जो है वो और ज़्यादा मजहब से दूर होना स्टार्ट हो गए। और ऐसे में जो है वो पार्टीज़ ने अपना जो है काम किया तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, और यूथ जो है ख़ास करके वो जो है वो बहुत ज़्यादा सेकुलर गवर्नमेंट की तरफ बढ़ा इन तंजीमों के नतीजे के तौर पे। क्योंकि यूथ को जब यूरोप का कल्चर नज़र आया कि वहाँ पे अयाशी है, वहाँ पे मज़ा है, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने उन्हीं पार्टीज़ को सपोर्ट किया, उन्हीं की जो है वो आगे जाके ढिंढोरा पीटा कि जो लिबरलिज्म को प्रमोट करती थी। तो ऐसे में जो है फिर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, और ख़ास करके फोकस किया गया नेशनलिज्म के ऊपर। नेशनलिज्म के ऊपर फोकस का मतलब ये है कि अब उस्मानिया सल्तनत 3 बराज़मों में फैली हुई है, ठीक है, एशिया अफ्रीका में फैली है, लेकिन अब इनका फोकस है सिर्फ तुर्की के ऊपर कि किसी तरह से टर्क जो हैं तुर्की को बचाना है और टर्कों को सबसे ऊपर लेके जाना है। अब बाकी जो मुसलमान इलाके थे वो उनको जो है ना वो सेकेंडरी हो गए, जो प्राइमरी थे वो थे अब नेशनलाइजेशन, जो नेशनलिज्म ही थी जो प्राइमरी थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी अपने लास्ट टॉपिक की, और हमारे पास लास्ट में है जी, हमारे पास लास्ट सुल्तान आते हैं सुल्तान महमद 6, ठीक है, और साथ में एंड ऑफ ओटोमान एम्पायर। सुल्तान महमद 6 जो हैं, ठीक है, इनको सुल्तान वहीदुद्दीन भी कहा जाता है, और इनका जो टाइम था वो 1909 से लेके 1926 तक रहा। अब 1926 में इनकी वफ़ात तक, यानी इनके पास ये जो टाइटल था खलीफा का वो मौजूद रहा, ठीक है, लेकिन जो सल्तनत थी वो ख़त्म हो गई 1923 के अंदर, ठीक है।
खिलाफत ख़त्म हुई 1923 के अंदर, लेकिन क्योंकि ये 1926 तक ज़िंदा तो थे, इसका मतलब खलीफा तो थे, जब तक ज़िंदा थे तो खलीफा थे, इसका मतलब उस्मानी खलीफा मौजूद थे। गो कि ये अलग बात है कि फ़्रांस में इनकी डेथ हुई, इनके पास कफन के पैसे तक नहीं थे जो इनकी बेटी ने मांग के फिर इनकी जो है वो जनाजा पढ़ाई, तो इतने बुरे हालात। फिर वो खलीफा जो 600 साल जिनकी हुकूमत रही, ठीक है, वो उस्मानी, और आखिर में क्या हुआ कि इनके सुल्तान के पास कफन दफन की जगह तक नहीं थी, वो सल्तनत नहीं थी जिसको इन्होंने या इनके बड़ों ने फतह किया था, और एंड में इनके साथ क्या हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब जवाल पजीर हुए तो उस टाइम पे क्यों जवाल पजीर हुए कि मज़हब को छोड़ दिया। और ये हकीकत है कि जो हम सुनते हैं ना कि जब तक मुसलमान मज़हब के साथ रहे उन्होंने तरक्की की, उन्होंने दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की, लेकिन जब उन्होंने मज़हब को छोड़ दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो जवाल पजीर हो गए। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब 1909 में जो है जब दूसरे सुल्तान को उतारा गया, सुल्तान मोहम्मद सेकंड को, तो उसके बाद इनको बनाया गया 1909 में। और उस टाइम पे क्या हुआ जी, अब हर तरफ से जो है वो ओटोमान एम्पायर घिरी हुई थी मुश्किलात के अंदर, और हर तरफ से जो है वो इनके ऊपर अटैक हो रहे थे। तो उस दौरान फिर बाल्कन वॉर स्टार्ट हो गई। पहले भी बाल्कन वॉर्स हुई, ये सेकंड बाल्कन वॉर्स हुई जिनका मकसद था अपने आप को आज़ाद कराना 1912 से 1913 तक। अब बाल्कन्स क्या हैं, देखिए जी, बाल्कन्स की अगर बात की जाए, बाल्कन उन रियासतों को कहा जाता है, यहाँ आप देखिए जो रियासतें जो हैं ये ओटोमान एम्पायर के साथ जुड़ी हुई थी और इन रियासतों ने अब आज़ादी हासिल करनी थी, ठीक है। अल्बानिया था, सोमाल था, ये सारे के सारे जो है सीरिया के इलाके थे, ठीक है, बल्गारिया का इलाका था, ये वो इलाके थे जो कि बाल्कन स्टेट्स कहलाती हैं। तो ये बाल्कन स्टेट्स जो हैं इन्होंने अपनी आज़ादी की अब जंग लड़ दी थी और आधे से ज़्यादा तो आज़ाद हो भी चुकी थी, अब बराए नाम ही इनके ऊपर हुकूमत थी, और 1913 के बाद वो भी जो है वो ख़त्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ, यूरोपियन अलायंस बने ओटोमान एम्पायर के ख़िलाफ़, क्योंकि यूरोप के अंदर जैसे मैंने कहा कि एक गेम चल रही थी, उसका पर्पज़ यही था कि किसी तरह से ये जो खिलाफत है इस खिलाफत को जो है वो तोड़ा जाए और इस खिलाफत को पुरज़े पुरज़े किया जाए। क्योंकि इस खिलाफत ने पिछले 600 साल जो है, अगर 600 साल में से 500 साल भी कहें तो 500 साल जो है वो यूरोपियंस को इंतहाई तंग करके रखा, उनको उन्हीं के मुल्कों में जो है वो ग़ुलाम बनाए रखा और वहाँ पर रूल करते रहे। ज़ाहिरी बात है उनके दिल में नफ़रत तो थी। ऐसे में क्या हुआ जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई 1914 से 1918 के बीच में जो लड़ी गई, ठीक है। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे जो जर्मनी था, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसने स्टार्ट की थी, तो जर्मनी का साथ जो है वो किसने दिया जी, जर्मनी का साथ दिया ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर ने, और दूसरी साइड पे जो है इनका साथ दिया ओटोमान एम्पायर ने, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इस मैप के अंदर देखिए तो ये जो आपको यहाँ पे एक कलर दिखाई दे रहा है ये जर्मन एम्पायर है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया और हंगेरियन एम्पायर है, और साथ में यहाँ पे जो है ये ओटोमान एम्पायर है। ये तीनों की तीनों बड़ी बड़ी एम्पायर्स जो हैं वो एक साइड पे हुई और दूसरी साइड पे जो है वो ट्रिपल लाइंस बना। वो ट्रिपल लाइंस एक साइड पे फ्रांस था, दूसरी साइड पे जो है वो ग्रेट ब्रिटेन था और रशिया था, ठीक है। तो रशिया ने एक साइड से इनको घेरा और फ्रांस और जो यूके है वो दूसरी साइड से मौजूद थे। ऐसे में जो है जब वॉर एंड हुई तो वॉर एंड होने के नतीजे के तौर पर हमने क्या देखा जी कि वॉर एंड हुई तो जर्मनी को शिकस्त हो गई। अब जब जर्मनी को शिकस्त हो गई तो ऑब्वियसली जर्मनी के इत्तेहादियों को भी शिकस्त हुई, लेकिन जो दूसरे इत्तेहादी थे उनको कामयाबी नसीब हुई। अब एक साइड पे फ्रांस था, दूसरी साइड पे जो है वो यूके था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिल के ओटोमान एम्पायर जो उसका रही सही कसर थी उसको भी तोड़ दिया। क्योंकि इसी दौरान जो है वो 1918 में जो है या 1919 के अंदर जो है वो सिविल वॉर जो है, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप इसे कह लें कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो स्टार्ट हो गई तुर्की के अंदर, ठीक है। अब ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई, एक्चुअली में ये मॉडर्न तुर्की बनाने की एक कोशिश थी कि टर्की जो है उसने ही टर्की के अपने ही अंदर से लोगों ने खिलाफत के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाई और ख़िलाफत के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ना शुरू हो गए। क्या वो ये चाहते थे कि खिलाफत ख़त्म हो और मॉडर्न टर्की आए। तो ये तकरीबन 3 साल जो है 1919 से लेके और 1922 तक जो है, ठीक है, 1919 से 1922 तक ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो टर्की के अंदर लड़ी गई। और उसके नतीजे के तौर पे जो इसका हीरो था मुस्तफ़ा कमाल जो है, या मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की अगर बात की जाए तो अतातुर्क साहब जो है ये सामने हीरो बन के आए, मॉडर्न टर्की के हीरो बन के आए, और इन्होंने जो है फिर मॉडर्न टर्की की जो है वो अनकरा के अंदर बुनियाद रखी और सल्तनत जो है या खिलाफत जो है उसको ख़त्म कर दिया गया, खिलाफत को तोड़ दिया गया क्योंकि उसी के अगेंस्ट ही वो हो गए थे। इसमें क्या हुआ जी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद अब जब इत्तेहादी थे तो वो तो पहले से चाहते थे कि इन्हें तोड़ें, तो इत्तेहादियों को तो अब ये ज़बरदस्त किस्म का मौका मिला हुआ था क्योंकि जब इनके जो अलाइज थे वो भी टूट चुके थे। एक साइड पे जर्मनी था, ऑस्ट्रो हंगरिया था, वहाँ पे भी कब्जा हो चुका था। अब ऐसे में टर्की जो है उसका भी साथ एक मुआहदा हुआ, मुआहदा सेवरे जो है ये हुआ, और मुआहदा सेवरे 1920 के अंदर हुआ, ठीक है, और फिर 1923 के अंदर जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो 1920 में मुआहदा हुआ जिसके तहत जो है वो ओटोमान एम्पायर को तकसीम कर दिया गया और इसको टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया, और कुछ हिस्सों के ऊपर जैसे इराक के ऊपर जो है वो कब्जा हो गया यूके का, और शाम के ऊपर जो है
वो कब्जा हो गया जी फ्रांस का, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने आपस में हिस्से जो है वो बांट लिए और बाकी यहाँ के जो इलाके थे, कुछ इलाका ग्रीस को दे दिया, यहाँ का जो इलाका था कुछ इलाका जो है वो दूसरी स्टेट्स को दे दिया। यानी जो जो इलाके यहाँ से दूसरों के साथ अटैच हो रहे थे या उस्मानियों ने किसी टाइम पे उनके ऊपर कब्जा किया था, वो सारे के सारे इलाके उन इलाकों को वापस कर दिए गए, उन ममालिक को वापस कर दिए गए। और इस तरह से दोबारा से अगर कुछ बचा तो वो सिर्फ और सिर्फ ये जो टर्की का इलाका था ये बचा, और यहाँ पे सिर्फ इसको छोड़ा गया कि भाई ये जो टर्कों का इलाका है यहाँ पे ही अब तुर्क रहेंगे, और बाकी सारे इलाके के ऊपर इस मुआहदा सेवरी के नतीजे के तौर पे कब्जा हो गया और उनको तकसीम कर दिया गया। क्योंकि अब खिलाफत खुद अब ऐसा, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से ही खिलाफत खत्म हो गई, कि वो इतनी कमजोर थी, ऐसा नहीं है, बल्कि वो हालात पिछले 200 साल से चले आ रहे थे कि जब से जवाल पजीर हुआ था तो ये मर के बीमार था। ये इतनी बड़ी सल्तनत अब अपने लिए खुद बोझ बनी हुई थी, क्योंकि अब इसके लिए टैक्सेस पूरे करना, इसका कंट्रोल, इसका लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज खुद इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज थी। गो कि यहाँ पे हमने देखा कि मूवमेंट्स चली, जैसे हिंदुस्तान के अंदर भी जो है वो खिलाफत तहरीक चली कि भाई खिलाफत को बहाल किया जाए, अंग्रेजों के खिलाफ चली, ठीक है, जिसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन अब उसका फायदा कोई नहीं था, क्योंकि खिलाफत अब बचा नहीं सकती थी। अगर हम इमोशनली ना हो और न्यूट्रल रह के सोचें तो एक ऐसी खिलाफत जो पिछले 200 साल से जवाल पजीर है और मुसलमानों की तरक्की नहीं हो रही, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, और उसके नतीजे के तौर पे जो है यूरोप बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, तो अब ये खुद को संभाल कैसे सकती थी? इसका मतलब इसका टूटना ही जो है वो बनता था। गो के खैर अब टूटना बनता था, लेकिन मजहब का अमल दखल खत्म होना ये हरगिज नहीं बनता था। लेकिन उन्होंने एक ऐसी चाल चली कि अतातुर्क को सामने लेके आए, जिसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि मजहब का अमल दखल बिल्कुल खत्म हो गया, और अतातुर्क जो है वो बिल्कुल उनकी उम्मीदों के मुताबिक उतरा। उसने एक मॉडर्न टर्की की बुनियाद रखी, हर तरह के इस्लाम के ऊपर पाबंदी लगा दी, मसाजिद पे ताले लगा दिए, उबाए पर पाबंदी लगा दी, हर तरह की पाबंदी। वो जो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ टर्की मैंने एक्सप्लेन किया था तो उसमें बहुत सारी बातें जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो वो सारी की सारी पाबंदियां लगा दी, तो वो जो टर्की था वो एक मुसलमान मुल्क होने के बजाय यूरोप का एक मुल्क बन गया। आज भी वो देखिए वहां पे यूरोप का सारा कल्चर है, तो वो यूरोपियन मुल्क बन गया और लिबरल बन गया सारे का सारा। वहां पे कोई हुकूमत किसी नाम के, मजहब के नाम की हुकूमत एटलीस्ट नहीं है। तो ये सारे का सारा किस्सा यहाँ पे जो है वो आके इख्तिताम होता है कि किस तरह उस्मानिया सल्तनत जो है वो जवाल पजीर हुई। अब अगर इसके कॉजेज की ही बात की जाए तो देखिए, एक तो इसका कॉज क्या था कि मजहब से दूरी सबसे बड़ा कॉज था। जैसे जैसे शराब या शबाब आम होता गया, मजहब दूर होता गया, या सुल्तान अपने लिए लड़ते गए, नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि सल्तनत नीचे आना स्टार्ट हो गई। अच्छा, इसके अलावा मटेरियल फोकस यानी कि दुनियावी मालो दौलत के ऊपर जब इनका फोकस आया, नतीजे के तौर पे सल्तनत बर्बाद हुई। एक ये कॉज है। इंटरनल वॉर्स जो हैं, जो बगावतें अंदरूनी तौर पे शुरू हुई, जो फ्रांस को जब इन्होंने दोस्त बनाया तो उसी के बाद से जो जासूस आए यहाँ पे, उन्होंने आके एक पूरे का पूरा सिलसिला बिल्ड किया, तो उससे बगावतें स्टार्ट हुई, उससे नुकसान हुआ। अच्छा, यूरोप जो है वो दूसरी साइड पर पावरफुल होता गया, ये सबसे बड़ा कॉज है कि यूरोप जो है उसने खुद को पावरफुल किया। इसके अलावा क्या था जी, मॉडर्निटी से बहुत ज़्यादा दूर थे भी नहीं भी, यानी कि इन्होंने खुद को इल्म से दूर रखा। ये एक बहुत बड़ा नुकसान ये कह सकते हैं कि ओटोमान एम्पायर की अगर बात की जाए नॉलेज में और बात की जाए यूरोप की, तो दोनों साथ साथ ही थे, लेकिन फिर भी यूरोप में और ओटोमान में बहुत बड़ा डिफरेंस था उनके नॉलेज के हवाले से। तो इसका मतलब ये है कि जब नॉलेज से दूर रहे तो ये इनका नुकसान हुआ। रिफॉर्म्स को उस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, जैसे हमने कहा कि पार्लियामेंट तो इंट्रोड्यूस करवा दी, लेकिन सारी की सारी ताकत जो है सुल्तान के पास थी, तो ये एक नुकसान था। इनकैपेबल सुल्तान आए, ऐसे सुल्तान आए जो कि जिनके लीडरशिप ही नहीं थी। जैसे पहले 10 या 11 सुल्तान आए जो बहुत ही शानदार किस्म के थे, अब वैसे सुल्तान नहीं थे, क्योंकि वो सारे के सारे शराब के रसिया थे, मजहब का नाम नहीं था, तो इसके नतीजे के तौर पर टूटी। और लैक ऑफ यूनिटी थी सब यूनिट्स के अंदर, जितने भी छोटे छोटे यूनिट्स थे। जैसे हमने देखा था कि नजद और हिजाज जो है इसका इलाका जहां पे जो है वो मूवमेंट चली थी शेख अब्दुल वहाब की, वो अलग हुआ। इसी तरह से जो मिस्र का इलाका था वो अलग हुआ, आहिस्ता आहिस्ता टूटना स्टार्ट हो गए। इराक का इलाका देखिए, शाम का देखिए, क्योंकि ये इलाके अब, क्योंकि यहाँ पे तुर्क वो नहीं थे ना, तुर्कों का इन्फ्लुएंस नहीं था, और दूसरा तुर्क तो वो थे नहीं, वो कोई अरबी थे, कोई अफ्रीकन थे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टूटना स्टार्ट हो गई और सब डिवीजन हो गई। और फिर एट द एंड जो आखिरी कील थी, जिसको हम कहते हैं आखिरी कील, तो वो लास्ट कील जो है वो क्या थी, वो थी जी वर्ल्ड फर्स्ट वॉर 1। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है उसे तोड़ दिया गया, और ये सारे के सारे कॉजेज बने ओटोमान एम्पायर को तोड़ने के। और इस तरह से वो खिलाफत जो 600 साल चली, 600 साल के बाद अपने इख्तिताम को पहुंची, और उसका जो आखिरी खलीफा था सुल्तान महमद वहीदुद्दीन, उस बेचारे को अपने दफन होने के लिए भी जो है वो ज़मीन ना मिली। ये बिल्कुल वैसा ही है, आप देखिए ज़रा, कि जैसा यहाँ पे बहादुर शाह जफ़र के साथ हुआ, कि जो यहाँ का आखिरी हुक्मरान था उसने भी यही कहा था कि 2 गज ज़मीन का टुकड़ा ना मिला कुए यार में। ठीक है, कि बहादुर शाह जफ़र को भी अपनी ज़मीन में अगर दफन होने का मौका नहीं मिला, वहां पे भी मुगलों की हुकूमत 300 साल की हुकूमत के बाद, तो यहां पे भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और यहां पे इसको जो है वो एंड करते हैं, और आपके फीडबैक के लिए जो है वो
कमेंट सेक्शन मौजूद है, आप वहाँ पे फीडबैक ज़रूर दीजिए, अच्छा या बुरा। और इस दौरान इतनी लंबी प्रेजेंटेशन के दौरान बहुत सी ऊंच नीच होती है, तो उसके लिए मैं आपसे जो है वो माज़रत चाहूँगा। और एट दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।